चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, कैफ 8 हमारे पास जो है ये कैफ लेवल का लास्ट पेपर है और बहुत इंटरेस्टिंग पेपर है, और ऑडिट फॉर्म में जाने से पहले ये आपका सबसे अहम पेपर है। इसके बाद फिर आप इंशाल्लाह फॉर्म चले जाते हैं। अगर मैं ओवरऑल डिस्कस करूं तो स्टार्ट कैफ 1 से हुआ और ख़त्म कैफ 8 पे हुआ, ठीक है। फिर जिसके बाद इंशाल्लाह CA फाइनल है और C फैप है और फिर MSA है, ठीक है। आप ऑडिट पूरे कैफ की जर्नी में आप ये ऑडिट पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपने अकाउंटिंग पढ़ा, आपने टैक्सेशन पढ़ा, आपने कॉस्टिंग पढ़ा, आपने MFA पढ़ा, FR2 पढ़ा, कंपनी लॉ पढ़ा। किसी भी सब्जेक्ट में कहीं भी ऑडिट का कोई जिक्र नहीं आया सिवाय एक मुकाम के, जहां कैफ 6 के अंदर MFA के अंदर आपने हल्का सा जिक्र देखा एथिक्स का। वो भी ऑडिट नहीं है, वो एथिक्स एक जर्नल एथिक्स का डिस्कशन दिया हुआ है। वो जो एथिक्स है वो यहां कैफ 8 में भी आ जाता है, लेकिन ऑडिट का वर्ड या बेसिक ऑडिट क्या होता है वो आपने कैफ 8 में पहली बार पढ़ना है, ठीक है। मैं समझता हूं इस पूरे कैफ की जर्नी में ये सबसे लंबा सिलेबस है, मतलब ये आसान नहीं है, मतलब 80-90 घंटे का सिलेबस नहीं है ये समझे तकरीबन जो है वो 120 से 140 घंटे का ये सिलेबस है कैफ 8 का, और सब्जेक्ट का नाम है जी ऑडिट एंड अश्योरेंस, ठीक है जी। अच्छा, कई इसके मुतालिक लोगों ने जो है ना वो ह्यूमर्स उड़ाए हुए, पास नहीं होता, थ्योरी है, याद नहीं होता, लिखते कैसे हैं। भाई आप CA क्वालिफाई करने जा रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं, तो आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों पर्चे हैंडल करने पड़ेंगे। थ्योरी भी आएगा, प्रैक्टिकल भी आएगा। अगर आप उसकी बात करें कैफ 2 की टैक्सेशन की, तो उसमें थ्योरी भी है, प्रैक्टिकल भी है। कंपनी लॉ भी थ्योरी है, MFA के अंदर जो BM है वो भी थ्योरी है। तो अगर आप थ्योरी से घबरा जाएंगे, डर जाएंगे, तो भाई फिर CA क्वालिफाई कैसे करेंगे आप? तो आप इतने बड़े हो गए कि आप उस माइंडसेट से बाहर निकल आए कि ये थ्योरी और ये प्रैक्टिकल है। थ्योरी है तो भी करेंगे इंशाल्लाह, और अगर प्रैक्टिकल है भाई तो भी हम इंशाल्लाह पास करेंगे। आगे भी C फैप में यही है, वहां भी एडवांस ऑडिट है C फैप 6। तो आप जो ऑडिट पढ़ेंगे मेरे साथ कैफ 8 के अंदर, ये देखें आगे कहां कहां काम आएगा। ये आगे काम आएगा C फैप 6 एडवांस ऑडिट, बात अभी खत्म नहीं हुई है। फिर आप दोबारा पढ़ेंगे MSA 1 के अंदर। MSA 1 इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ अकाउंटिंग एंड ऑडिट। इसका मतलब है कैफ 8 अगर अच्छा पढ़ लिया तो C फैप 6 में भी काम आएगा और MSA 1 में भी काम आएगा आपको। एक बात मैंने ये कर दी आपसे। पहली बात, कैफ 8 का जो पूरा सिलेबस है ऑडिट का, अगर मैं इसको यूं रिफ्रेश करूं, 99% थ्योरी है। 99% क्या है भाई? ये थ्योरी है, और 1% प्रैक्टिकल है। और वो प्रैक्टिकल भी क्या है? बहुत ही बेसिक कैलकुलेशंस हैं जो आप समझेंगे। आप किसी नंबर को किसी से डिवाइड कर रहे होंगे जस्ट टू कैलकुलेट मटीरियलिटी, कि क्या वो नंबर मटीरियल है, क्या रिपोर्ट पे इंपैक्ट आएगा, दैट इज द ओनली कैलकुलेशन। और एक टॉपिक हमारा ऑडिट रिस्क, उसमें आता है ऑडिट रिस्क एंड रेशियोज। तो जो आपके FR1 या FR2 जो आप अकाउंटिंग पढ़ के आ रहे हैं, कैफ 1 और कैफ 5, जहां आपने रेशियोज पढ़े, वो रेशियोज यहां पर इस्तेमाल करने होंगे, वो भी अगर सवाल आया तो पूरे पेपर के अंदर, ऑडिट के अंदर, अगर मैं ये जुमला कहूं तो गलत नहीं होगा कि जी 1% या समझे 0.7 या 8% जो है वो उसमें कैलकुलेशन है। और वो कैलकुलेशन क्या है भाई? वो कैलकुलेशन अकाउंटिंग रेशियोज की, और वहां कुछ बहुत ही बेसिक कैलकुलेशंस हैं, दैट्स इट। उसके अलावा पूरे पेपर में कोई प्रैक्टिकल वर्किंग नहीं है, थ्योरी का एग्जाम है ये। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा है, फेयर और अननोन। हमारा बच्चा तैयार बैठा घबराने के लिए, याद कैसे होगा, मुझे कौन याद कराएगा? भाई माशाल्लाह मैट्रिक से लेके यहां तक पहुंचे हो, A लेवल्स करके पहुंचे हो, तो तुम्हारा जहन इतना जबरदस्त होगा ना कि तुम थ्योरी रिटेन कर लेते हो। अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, अभी तो देखिए स्टार्ट 5 मिनट में मुझे कैफ 8 शुरू किए हुए। तो अगर आप अभी से ये जहन में लाएंगे कि पता नहीं कैसे होगा, तो अभी आप बिल्कुल रिलैक्स मोड में आ जाए। ये पास कराना अल्लाह ताला के बाद हमारा काम है इंशाल्लाह, हम प्रैक्टिस कराएंगे आपको, कैसे होगा वो देखेंगे इंशाल्लाह। तो एक तो बात मैंने ये कर दी आपसे। अच्छा, अब आप जरा अगर आए अपने नोट्स के अंदर, तो सबसे पहले आप इसके आए पासिंग रेशो के ऊपर। सबसे पहले आप आए कैफ 8 के पासिंग रेशो के ऊपर। किसका पासिंग रेशो क्या है? कैफ 8 का पासिंग रेशो में है। पेज नंबर आए बुकलेट के ख्याल में 13 पेज पे दिया हुआ है। ये आपके पास हैंडआउट ग्रुप में शेयर हो गया होगा, तो आप वहां से काइंडली इसको देख लें प्लीज। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं जरा वहां पे आ जाए, मैं आपको एग्जैक्ट पेज नंबर बता रहा हूं।
पेज नंबर आ जाए 13 के ऊपर, पेज नंबर 13 पर आ रहा है कैफ एड का पासिंग रेशो, ठीक है ना। अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पासिंग रेशो भी बहुत बड़ा कोई मुश्किल एजेंडा नहीं है यार, पासिंग रेशो डिस्कस होना चाहिए पहली क्लास के अंदर। अगर रिजल्ट ओवरऑल 15% है और अगर मेरा पर्चा पास है तो मेरा रिजल्ट 100% है, और अगर आईकैप का रिजल्ट 60% है और मैं फेल हूं तो मेरा रिजल्ट 0% है। तो इट्स ऑल इन द माइंड एक्चुअली। हमारे बच्चे की ना साइकी है, रिजल्ट क्या, परसेंटेज क्या है उसकी, 12 टिक द बॉक्स करने के लिए मैं बता देता हूं आपको। अगर मैं पिछले 5 अटेम्प्ट लूं, अगर मैं पिछले 5 अटेम्प्ट ले लूं तो मार्च 21 42% पासिंग रेशियो है कैफ एड का, ऑल पाकिस्तान की बात कर रहा हूं मैं। फिर आ जाए सितंबर 21 के अंदर, सितंबर 21 में कितना भाई 35% है, और आ जाओ मार्च 22 कितना भाई 33%। ये बहुत अच्छा पासिंग रेशियो है। कैफ लेवल का ये 8वां पर्चा है और आपके सीए का ये 13वां पर्चा है। रिजल्ट बहुत अच्छा है, बुरा नहीं है, ये एक जमाने में बहुत बुरा भी आया हुआ है, ठीक है। फिर आ जाए सितंबर 22, सितंबर 22 में कितना है भाई 34%। और जो लास्ट अटेम्प्ट है मार्च 23, सितंबर 23 का तो पर्चा भी लोगों ने दिया है, उम्मीद है कि उसका पासिंग रेशियो भी अच्छा ही आएगा इंशाल्लाह 35%। अब अगर मैं इसका बहुत ही सिंपल निकालूं स्टैट्स में मीन, अगर मैं एवरेज निकाल लूं तो एवरेज पासिंग रेशियो इज 36%, which is a very very good percentage for a paper like CAF8। मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, मैं तारुफ मैंने नहीं कराया अपना, मैं तारुफ अपना करा दूं, बहुत ही क्विक और बहुत ही ब्रीफ तारुफ। माय नेम इज साजिद कपाडिया, बाय प्रोफेशन आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम अ मेंबर ऑफ ACCA, आई हैव डन माय मास्टर्स। मुझे ऑडिट पढ़ाते हुए 26 साल हो गए और तकरीबन ये मेरे ख्याल में 280+ बैचेस मेरे हो चुके हैं और तकरीबन मैंने कोई 25,000 बच्चे पढ़ाए होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। आज बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पढ़ा रहे हैं, खुद क्वालिफाई हो गए माशाल्लाह, तो अल्लाह हैज़ ब्लेस्ड मी अ लॉट। ये जब पेपर मैं खुद दे रहा था एक ज़माने में लॉन्ग टाइम बैक, तो मैंने उस टाइम नियत की थी कि यार मैं ये पर्चा पढ़ाऊंगा, और उस टाइम भी इस पर्चे का सबसे बड़ा मसला था कि थ्योरी है, लोग याद कैसे करेंगे, और पढ़ाने वाले कम थे। और आज मुझे इस पेपर को पढ़ा के इतना अरसा हो चुका है, आज भी इसके वही मसले हैं कि ये थ्योरी का पेपर है और आज भी इसके पढ़ाने वाले बहुत कम है। आपको अकाउंटिंग के बहुत टीचर मिल जाएंगे लेकिन आपको ऑडिट के और कंपनी लॉ के टीचर बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि ये थ्योरी पढ़ाना बड़ा मुश्किल काम है। 2-2, 2.5 घंटे बात करना, बच्चों से बुलवाना, याद करना, सिलेबस 140 घंटे क्लास में कवर करना, ये आसान नहीं होता, ये मुश्किल काम होता है बहरहाल। तो आप सेफ हैंड्स में हैं, आपको अपने आप पर पूरा ट्रस्ट रखना होगा, आपको अपने टीचर पर ट्रस्ट करना होगा, आप जिस इदारे में आए हैं आपको उस पर ट्रस्ट करना होगा कि इदारा कब से ऑपरेट कर रहा है, और जो बंदा सामने मौजूद है जो ऑडिट पढ़ा रहा है, जो कह रहा है कि मैं 26 साल से एक ही पर्चा पढ़ा रहा हूं, तो आपको उस पर भी ट्रस्ट करना पड़ेगा। अच्छा, कोविड के बाद से ना कुछ चीजें हमें बड़ा बॉदर कर रही हैं। ये मैं बात कर रहा हूं नॉट ओनली मी, नॉट ओनली केएनएस, बट द एंटायर फैकल्टी ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी, ठीक है। ये तो मैंने पासिंग रेशो बताया आपको, ठीक है ना। इसको अगर मैं कंक्लूजन ड्रॉ कर लूं, द पासिंग रेशो इज वेरी गुड, यू हैव टू फील मोटिवेटेड। अच्छा, अगर हम पासिंग रेशो की बात करें, अगर आप सितंबर 17 देखें आप जी, क्या लिखा हुआ है 15%। ये अटेम्प्ट मुझे आज तक याद है, जब ये रिजल्ट आ गया था, जब उस जमाने में, जिस जमाने की बात हो रही 17 के अंदर, तो रिजल्ट के बाद बनता था क्रैश कोर्स, क्रैश बैच, जिसको रिफ्रेशर बोलते हैं, PRB बोलते हैं आप। इस बैच में सितंबर 17 के रिजल्ट के आने के बाद क्लास में 185 बच्चा था, 185 हाउसफुल था, और इतना प्रेशर था उस बैच के अंदर क्योंकि सारे फेल हुए बैठे हुए थे। उन बच्चों को मोटिवेट करना, उनको गाइड करके उनको पास कराना, और उस बैच में से मुझे आज तक याद है रिजल्ट जब आया तो उसमें से 80% बच्चा क्वालिफाई कर गया था, और उनमें से आज मेरे ख्याल में 70-80% बच्चे इस वक्त CA क्वालिफाई कर चुके हैं माशाल्लाह। तो अच्छे टाइम भी आता है, बुरा टाइम भी आता है, कभी हम फेल होते हैं, कभी हम पास करते हैं, लेकिन आप ये ईमान रखेंगे जब आप पास करते हैं तो भी इसमें आपकी एफर्ट अल्लाह ताला के बाद, और अगर आप फेल करते हैं तो आपका कोई भंड होता है। अगर आप इस प्रोफेशन में आकर अगर आप नेगेटिव हो गए कि यार मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं तो पास ही नहीं कर सकता, देखो वो तो निकल गया, उस गधे को तो मैंने पढ़ाया था। भाई तेरा मुकाबला उस गधे से है, उसके नसीब से है, उसके नसीब में अल्लाह पाक ने लिखा हुआ है, वो पास हो गया। उस गधे ने 3 घंटे में परफॉर्म कर लिया, तुम 3 घंटे में प्रेशर में आ गए। तुमने तैयारी बहुत अच्छी की, तुम्हारी रात को नींद पूरी नहीं थी, तुम पेपर में पैनिक हो गए, तुमसे परफॉर्म नहीं हुआ। अब बोलो, ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है,
इसको ऐसे पढ़ें जैसा कि पढ़ना है, इसका हक अदा करें आप। अभी बात करूंगा लोकल डिमांड और ग्लोबल डिमांड इसकी क्या है। देखिए, मैं खाली कैफेड का टीचर नहीं, मैं प्रिंसिपल भी हूं केनस का, तो मैं आपसे वो बातें भी करूंगा जो शायद आम बंदा या कोई नॉर्मल सब्जेक्ट का टीचर नहीं करेगा। एज अ प्रिंसिपल मेरी जिम्मेदारी है मैं गाइड करूं आपको। तो दिस पासिंग रेशियो वंस अगेन कमिंग बैक इज वेरी गुड। यू हैव टू इंश्योर कि मैं इस 36% में मेरा रिजल्ट जबरदस्त और मैं पर्चा पास कर जाऊं। एक और क्लैरिफिकेशन, सर मेरा तो बैकग्राउंड इंटरमीडिएट का है और सर मैं तो ए लेवल से आ रहा हूं। भाई ये भी आपके जहन का मसला है। हमारे प्रोफेशन में मैं आईकेएफ की एजुकेशन कमेटी का मेंबर हूं, आई एम द पार्ट ऑफ एडकॉम कमेटी। हमारे पास स्टेट्स, हमारे नंबर्स आते हैं। हमारे प्रोफेशन में 85% to 90% बच्चा इंटर बैकग्राउंड का आता है और वो पास कर रहा है। इट्स ऑल इन द माइंड एक्चुअली, कि ए लेवल्स है तो ये हो जाएगा, इंटर तो ये हो जाएगा। ए लेवल्स का बच्चा भी पास कर रहा है, इंटर बैकग्राउंड का बच्चा भी पास कर रहा है, ए लेवल्स का बच्चा भी फेल कर रहा है और इंटरमीडिएट बैकग्राउंड का बच्चा भी फेल कर रहा है। जो पढ़ रहा है वो पास हो रहा है, जो नहीं पढ़ रहा वो फेल हो रहा है। चाहे आप इंटर बोर्ड से आ रहे हैं, आप फेडरल बोर्ड से आ रहे हैं, आप आखान बोर्ड से आ रहे हैं, आप किसी इंटीरियर के सिंध बोर्ड से आ रहे हैं, आप जहां से भी आ रहे हैं, अगर आप कमिटेड हैं, आप हार्ड वर्किंग हैं, आपका पैशन है, आपका ड्रीम है, आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती सीए क्वालिफाई करने से। ये मेरा आपको बिल्कुल समझे कि जिसको कहते हैं ना पत्थर पे लकीर वाली बात है ये। सो इट्स ऑल इन द माइंड एक्चुअली। तो उससे भी बाहर निकलना है। मेरे दोस्त ने ये कहा है, ये बड़ा मसला है, उसने तो ये कहा है, उसने वो कहा है। खुदा का वास्ता इससे बाहर आ जाए आप, ये इसने उससे बाहर आ जाए आप। मेरे फूफी के बेटे ने कहा है, मेरी फूफी ने कहा है, मेरे कजन ने कहा है, मुझे फला ने कहा है। भाई ना करें। आपका मेंटोर वो होना चाहिए जो खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, या आपका गाइड वो करे जिसने कैफेड पास किया हो। आप एक ऐसे बच्चे से मशवरा कर रहे हैं कैफेड का जिसकी अपनी 4 अटेम्प्ट लग गई हैं, वो कैसे गाइड करेगा आपको? तो आप उससे मशवरा करें जो मशवरा देने के काबिल हो। या तो आपका टीचर हो, आपके आरआईटी का प्रिंसिपल हो, आपका फैमिली में कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, या वो दोस्त हो जो आपके साथ मुखलिस हो और जिसने खुद कैफ पास किया हो। बात समझ आ रही है? तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है कि टेक एडवाइस फ्रॉम द पीपल हु आर इन अ पोजिशन टू गिव यू एन एडवाइस। रॉन्ग एडवाइस कैन बी वेरी वेरी डेंजरस। ठीक है, तो एक बात तो मैंने ये कवर कर ली। अब मैं आता हूं कैफ 8 का पर्चा फेल क्यों होता है। अब जरा एक 5 मिनट का डिस्कशन है इसके ऊपर। कैफ 8 का पर्चा फेल क्यों होता है, ठीक है। तो हेडिंग डालता हूं मैं, व्हाई डू पीपल फेल इन कैफ 8। व्हाई डू पीपल फेल इन। मैं एक और सब्जेक्ट पढ़ाता हूं इसी जगह F8, तो बहुत मर्तबा स्लिप ऑफ टंग में F8 भी निकल आता है, वो भी ऑडिट है, ठीक है। बहरहाल, व्हाई डू पीपल फेल इन कैफ 8। सबसे बड़ा रीजन है या तो वो क्लास में नहीं आते अगर फिजिकल बैच है, और अगर फिजिकल बैच नहीं है, रिकॉर्डिंग पे चल रहा है, तो वो रिकॉर्डिंग टाइम पे नहीं देखता है। पिछले पूरे बैच के अंदर हम जब बच्चा ऑनलाइन में एडमिशन लेते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप आता है प्लानर, कि आपने ऐसे पढ़ना है। मिसाल दे रहा हूं मैं, एक टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट्स का। एक टॉपिक क्या है भाई? बेसिक कॉन्सेप्ट्स। इसको लगते हैं 2 हफ्ते, 2 वीक्स। अब अगर मैं आपको सच बताऊं कि ये मैं उस बैच की बात कर रहा हूं जहां क्लास में 100-150 बच्चा बैठा हुआ है और सुकून से पढ़ाई हो रही है, तो मैं कैफ 8 में कितनी क्लासें लेता था? हफ्ते में 4 क्लासेस। कितनी? 2.25 से 2.5 घंटा। सिलेबस बड़ा है, आप बात समझे। आप इसको पीआरसी या कैफ 1 से प्लीज कंपेयर ना करें। आप इसको प्लीज बिजनेस लॉ से कंपेयर ना करें। क्या आप सीफेब के पर्चे को कैफ से कंपेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो एप्पल टू एप्पल कंपेयर होगा ना यार। तो हफ्ते में 4 क्लासेस, हफ्ते में 4 क्लास, और हर क्लास कम से कम कितने घंटे की? 2 से 2.5 घंटे की। कभी 2.25, कभी 2.5, कभी 2, डिपेंडिंग क्लास का स्टेमिना कितना है। तो जाके उस बेस के ऊपर मुझे बेसिक कॉन्सेप्ट में लगते हैं कितने हफ्ते? 2 हफ्ते। मैंने जो एक्सेल में प्लानर बनाया हुआ, जो आपको भी मिलेगा, उस प्लानर में लिखा हुआ है कि आपने, अगर आप हफ्ते में 4 क्लास के हिसाब से चले, एक क्लास 2-2.5 घंटे की है, तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट कितने अर्से में कवर कर लेना चाहिए? 2 हफ्ते में। अब बच्चे इसको कवर कर रहे हैं 1 महीने के अंदर। गलती मेरी है, गलती बच्चों की है। मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगा, मैं स्पीड टेस्ट करके देख लूंगा, मैं बाद में देख लूंगा, अभी तो शुरू हुआ है, मैं एंड में कवर कर लूंगा। यू हैव सो मेनी एक्सक्यूजेस।
टीचर सामने बैठा हुआ है, क्लास हो रही है, एलएमएस दे दिया, रिकॉर्डिंग दे दी, बुकलेट्स हैंडआउट पोर्टल पर अपलोड कर दिए, हार्ड कॉपी दे दी, और क्या करें? अब एक चीज बची है, आप फोन करें और हम बाइक अब आपके घर आ जाएं। सर जल्दी से आ जाएं, सितंबर 17 का सवाल है, समझ नहीं आ रहा, पहुंचे आप और हम आपके घर आ जाएं बाइक के ऊपर। शायद वो दिन भी आने वाला है। अब ये बाकी है, ये बचा है, अब बाकी हमने पूरा जोर लगा दिया। सिलेबस कवरेज, सिलेबस कवरेज, इस ऑनलाइन और रिकॉर्डिंग के चक्कर में हमारा सिलेबस ही पूरा नहीं हो रहा है। पेपर मंडे को है और आप इतवार को बैठकर रिकॉर्डिंग पूरी कर रहे हैं, क्योंकि आपने शुरू कर 1.5 महीने कुछ पढ़ा ही नहीं। गलती हमारी, गलती आपकी है, गलती आपकी है। सिलेबस कवरेज की बात कर ली मैंने, ठीक है। लैक ऑफ रिवीजन, जब सिलेबस 11th आर भाई कवर नहीं होगा तो रिवीजन कैसे होगा? रिवीजन कब होना चाहिए दोस्तों? रिवीजन होना चाहिए पेपर होने से कोई तकरीबन 8-10 दिन पहले, 12 दिन पहले। इसका मतलब है अगर सिलेबस 25 दिन पहले कंप्लीट हो जाए, चाहे फिजिकल बैच हो या आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो, तो आपको आखिरी के 15-16 दिन मिलेंगे अच्छे रिवीजन करने के लिए। और ये थ्योरी का पेपर है, इसमें रिवीजन का बड़ा अहम रोल है, बहुत अहम रोल है, बहुत अहम रोल है, बहुत अहम रोल है। जब आप मिसाल के तौर पे ऑडिट रिपोर्ट का टॉपिक रिवाइज पढ़ रहे होंगे तो पिछला टॉपिक रिवाइज होगा। जब ऑडिट रिपोर्ट के बाद हम स्टार्ट करते हैं सब्सिक्वेंट इवेंट, तो हम उसमें रिपोर्ट रिवाइज करते हैं ताकि सारे टॉपिक आपस में कनेक्टेड हों। बात समझ आ रही है? बच्चे रिवाइज ही नहीं करते। थर्ड, पास्ट पेपर प्रैक्टिस, पास्ट पेपर प्रैक्टिस। इस पर मैं कमेंट करूंगा यहां, जो आपने अभी से सुन लेना मेरी बात, अभी से मेरी बात सुन लें आप। जो बच्चे ऑनलाइन, आई होप कि आपको मेरी आवाज आ रही होगी। खाली आईकेप के क्वेश्चंस नहीं है। थोड़ा सा अगर मैं एक बड़ी अहम बात आपसे करूं, आई एम शायद ओनली टीचर इन कराची जो F8 भी पढ़ाता है और CAF8 भी पढ़ाता है। आई क्वालिफाइड ACJ फर्स्ट, देन आई क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंसी। और मेरा बहुत एक्सपीरियंस उसका F8 का है, फिर मैंने CAF8 स्टार्ट किया था, बहुत साल पहले की बात है। इस वक्त जो आपका पेपर है ना CAF8 का, अगर मैं बिल्कुल सच बताऊं आपको, तो CAF8 का जो ऑडिट का पेपर है वो अब F8 के पैटर्न पर आने लगा है। और F8 के अंदर समझें, आप यूं समझें कि तकरीबन 80 to 90% जो है वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। और अब CAF8 के पेपर में वही सवाल आ रहे हैं, उसी पैटर्न पर आ रहे हैं, उसी तरह के आ रहे हैं। अभी मैं 2-3 जुमले कहूंगा, उसको फिर आगे जाके कभी याद कीजिएगा कि सर साजिद ने पहली क्लास में ये कहा था। हमारा एक टॉपिक अभी आपने नहीं पढ़ा हुआ, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। F8 में वो आता है तकरीबन 35-40 नंबर का, और मैं पिछले कई साल से कह रहा हूं वो दिन दूर नहीं है जब F8 की तरह CAF8 में सब्सटेंटिव प्रोसीजर भरे हुए होंगे। और इस अड्डे में आ गए सवाल। एक टॉपिक है टेस्ट ऑफ कंट्रोल, TOC। वो आईकेप ने कभी पूछा, कभी नहीं पूछा, कभी बहुत अच्छा पूछा, कभी बहुत बुरा पूछा। वो सवाल F8 में कंपलसरी है, वहां आता ही सिनेरियो बेस्ड सवाल है, और सवाल कम से कम आता है 15, 18, 20 नंबर का। और मैं TOC पढ़ाते हुए कहने लगा था कि वो दिन दूर नहीं है जब CAF8 में हर टाइम में सवाल आएगा TOC का। इस बार फिर सवाल आएगा TOC का, और पूरा सवाल F8 के पैटर्न के ऊपर है। तो आपको सबसे बड़ा एडवांटेज ये जो मेरा स्टूडेंट है कि आपके टीचर को ऑलरेडी F8 पे हाथ साफ है। 100 बैच में उसके 100 से ज्यादा ही होंगे यार, पता नहीं, तो गिनती भी नहीं होती मुझसे कि कितने बैच हो गए। तो आपके पेपर का अब पैटर्न चेंज हो रहा है, सिनेरियो पे सवाल पूछ रहा है, और एग्जामिनर के पास सबसे अच्छा जो पूछने का एग्जाम बैंक है वो है फ्रॉम F8। तो जब हम पास पेपर की प्रैक्टिस की बात करते हैं तो खाली CAF8 से आपकी तैयारी नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो आईकेप ने पूछे ही नहीं है। आई रिपीट, बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो आईकेप ने पूछे ही नहीं। सर तो फिर आप उसकी तैयारी कहां से कराते हैं? F8। और जो टॉपिक ना यहां है और ना यहां है, सर फिर आप क्या करेंगे? फिर मैं कराऊंगा आपको ICW। CAF8 के पेपर में CA फाइनल के सवाल कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि CA फाइनल में जब पहुंचेगी तो फिर वहां क्या करेंगे आप? ये भी एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है भाई। वो CA फाइनल है, उसमें आप CFA 1 पढ़ के जा रहे होते हैं, उसके सवाल का लेवल डिफरेंट है। अभी आप बच्चे हैं, मासूम हैं, तो अभी आपको CA फाइनल के सवाल ना देखने हैं
ना करने हैं ना सोचना है, जो आपके रेलेवेंट सवाल हैं वही कर रहे हैं, वही बहुत है। गोल्ड मेडल लाने के लिए ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल सही है। ये भी ऑप्शनल है, अगर तो टीचर समझता है कि प्रैक्टिस कम हुई है, मजीद सवाल कराने चाहिए, तो वो सवाल देगा ICW के, वरना उसकी भी जरूरत नहीं है। खाली इन दोनों में ही अगर आप मेरे लेक्चर देखेंगे वीडियो, तो मेरे ख्याल में हमने क्लास में डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेरे हिसाब से 150 पौने 200 सवाल डिस्कस किए हमने। 150 पौने 200 बहुत होते हैं भाई। खाली TOC के सवाल में 9 कराता हूं इसी चीज के, खाली ऑडिट के 10-12 सवाल हैं, खाली एथिक्स के 14-15 सवाल हैं, बहुत है भाई। जिसने पास होना है ना वो इस प्रैक्टिस को करके पास कर लेगा, और जिसने टेंशन लेना है, नेगेटिव होना है, सिर्फ परेशान होना है, वो 300 सवाल करके भी फेल हो जाएगा। क्योंकि एग्जाम में कितने घंटे होते हैं, उस घंटे में आपने परफॉर्मेंस देनी है। फोर्थ, सिलेबस कवरेज बहुत मैटर करती है, लैक ऑफ रिवीजन है, पास प्रैक्टिस है, और दूसरा है ड्राफ्टिंग। हर टॉपिक की ड्राफ्टिंग डिफरेंट है, हर टॉपिक की ड्राफ्टिंग डिफरेंट है। मैं अगर आपको सिर्फ एग्जांपल दूं कि हम ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं, तो मैं अगर आपको सिर्फ थोड़ा सा गाइड करने जा रहा हूं, पहली क्लास है ना आपकी, हर टॉपिक की ड्राफ्टिंग डिफरेंट है। मैं मिसाल दे रहा हूं, अभी हमने स्टार्ट किया है कैफिट, ऑडिट रिपोर्ट एक टॉपिक है, उसकी ड्राफ्टिंग का फॉर्मेट डिफरेंट है, उसमें अलग हेडिंग बनती है 3 या 4। TOC कॉलम फॉर्मेट में आंसर, उसका तरीकेकार डिफरेंट है। ऑडिट रिस्क, उसमें 2 कॉलम बनते हैं, रिस्क और रिस्पॉन्स, उसका ड्राफ्टिंग का तरीकेकार अलग है। कंपनी लॉ तरीका अलग है, एथिक्स तरीका अलग है, थ्योरेटिकल सवाल तरीका अलग है। बात समझ आ रही है? जैसे जैसे मैं टॉपिक पढ़ाता हूं, तो मैं सबसे पहले, अब मैं आपको पढ़ाने का तरीकेकार बता रहा हूं साथ साथ। एक टॉपिक स्टार्ट होगा, उसकी पूरी लॉजिक देंगे, बोर्ड पर समरी डायग्राम बनेगा, फिर मैं बताऊंगा इस टॉपिक पर एग्जामिनर क्या क्या पूछ सकता है, एक्सपेक्टेड सवाल। मेरे हैंडआउट के स्टार्ट में दिया हुआ एक्सपेक्टेड सवाल, यानी मैं टॉपिक शुरू होने से पहले पेपर आउट कर दूंगा आपका। इस पर एग्जामिनर के पास पूछने का 9 तरीके हैं। जो टीचर एक ही सब्जेक्ट 26 साल से पढ़ा रहा होगा, उसको ये पता होता है कि एग्जामिनर इस टॉपिक में मैक्सिमम क्या उखाड़ लेगा, क्या पूछेगा, क्या पूछोगे। वो सारे सवाल चैप्टर के स्टार्ट में दिए हुए हैं। चैप्टर कंप्लीट हुआ, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हुआ, उसके बाद हम आपको कराएंगे पास पेपर्स। और पास पेपर कैसे होंगे, मैं आपको क्लास में उसकी ड्राफ्टिंग कराऊंगा। कुछ सवाल की मैं ड्राफ्टिंग आपको कराऊंगा, कुछ मैं आपको होमवर्क में दूंगा, आप भी ट्राई करें। अब मैं मिसाल दे रहा हूं, मेरे हाथ में हैंडआउट है, ये मैंने अभी पिछली बार रिवाइज किया है, और जो मैंने लास्ट सितंबर 23 के लिए P2P लिया था, प्रिपेयर टू पास, उसके अंदर भी मैंने ये क्लास में कराया था। इसमें मैंने कोई ICAP के 12-13 रिपोर्ट के सवाल ड्राफ्टिंग खुद करके मैंने बच्चों को दे दिया कि अब तुम ड्राफ्टिंग करो और अपने आंसर को मेरे आंसर से मैच कर लो। और बोलो, इससे ज्यादा आसान काम तो कोई नहीं हो सकता। मैं मिसाल दूं आपको, ये सवाल है जी सितंबर 21 का, सितंबर 21 क्वेश्चन नंबर 3, उसका सेकंड पार्ट 9 मार्क का सवाल है। हेडिंग नंबर 1, हेडिंग नंबर 2, हेडिंग नंबर 3, हेडिंग नंबर 4, हेडिंग नंबर 5। ये ड्राफ्टिंग क्लास में डिस्कस हो चुकी है, क्लास में समझा दिया है। अब बच्चे से कह रहा हूं तुम जाके प्रैक्टिस करो, मैंने तुमको आंसर दे दिया, अब तुम जाके इससे ट्राई कर लो, और फिर कोई मसला है तो मुझसे आके पूछो। अब इसका एक और तरीका भी है कि मैं इसको डिक्टेट कर रहा हूं। क्या आप मैट्रिक के बच्चे हैं, क्या आप इंटर में आए हुए हैं, क्या आप OA लेवल्स के स्टूडेंट हैं कि मैं बैठ के रिपीट करूं और 1-1 घंटा से मैं क्लास में बोलता रहूं, अच्छा ये लिखें, इन द गिवन सिनेरियो लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स। अबे भाई, आपका टाइम कीमती है, मेरा टाइम कीमती है। आंसर लो, समझा दिया, लॉजिक दे दी है, जाओ घर में प्रैक्टिस करो और अपना कॉन्फिडेंस जबरदस्त चेक करो। ये हर टॉपिक में इस तरह दिया हुआ है, LMS पे सारे टॉपिक वाइज मेरी ड्राफ्टिंग मौजूद है। तो ये जो आपका सबसे बड़ा कंसर्न होता है एज ए स्टूडेंट कि सर क्या आप ड्राफ्टिंग करवाते हैं, तो पहले मैं इस जुमले को क्लेरिफाई कर दूं, जुमले का मतलब क्या है। आप पहले सवाल ठीक करें। आप सवाल मुझसे ये पूछें, सर साजिद क्या आप ऑडिट पढ़ाते हुए हर टॉपिक के आंसर को कैसे लिखना है, क्या आप वो सिखाते हैं? उसके बगैर ये लेक्चर मुकम्मल ही नहीं हो सकता। ये तो इम्प्लाइड है, ये पूछने की नौबत ही नहीं, कॉमन सेंस है ये। अगला सवाल, सर साजिद क्या आप क्लास में पास पेपर्स कराते हैं? जी भाई, मैं इतने कराऊंगा कि आप थक जाएंगे, मैं नहीं थकूंगा। इतने लेक्चर्स रिकॉर्डिंग में मौजूद है भाई, आराम से अपने हिसाब से कवर करें आप। लास्ट टाइम बच्चों ने कवर किया, कोविड में लोगों ने कवर किया। डिपेंड करता है लेक्चर रिकॉर्ड कैसे हुआ है, डिपेंड करता है लेक्चर रिकॉर्ड कैसे हुआ है। एक वो लेक्चर होता है जो बंद कमरे में टीचर ने जूम पर रिकॉर्ड करा दिया, एक वो लेक्चर होता है जो क्लास में पढ़ाते हुए जैसे ही कैमरा लगा हुआ है ऐसे रिकॉर्डिंग हो रही है,
उसकी रिकॉर्डिंग की बात ही और है। बात समझ आ रही? तो ये वाला एंड भी अल्हम्दुलिल्लाह ड्राफ्टिंग। और एक और चीज है, कैफ 8 की बात करो खास तौर पे, कैफ 8 में पूरा सिलेबस लिंक्ड है आपस में, पूरा सिलेबस आपस में लिंक्ड है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, ये हमारे पास है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। जिस तरह FR2 में अकाउंटिंग होते हैं स्टैंडर्ड आपके पास, इस तरह ऑडिट में होते हैं हमारे पास ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग में बोलते हैं IS, यहां बोलते हैं आइजा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। आपने IS 16 पढ़ा, IS 2 इन्वेंट्री पढ़ा, IS 10 एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग पढ़ा, IS 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पढ़ा, IFRS 15 रेवेन्यू पढ़ा, ऐसा ही है। जिस तरह वहां अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, यहां ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। ये एक जमाने में, चूंकि मैं बहुत पुराना टीचर हूं, तो एक जमाने में ICAP का सिलेबस भी डिफाइंड नहीं था, ये बुकलेट्स भी नहीं थी, कोर्स भी क्लियर नहीं था, तो बच्चे क्लास में ये बेयर स्टैंडर्ड लेके आते थे और क्लास में ये खुलता था और बच्चे पढ़ते थे। ये वो दौर है, बच्चे तब भी पास होते थे। और आज बुकलेट के बना दी, आज समरी बना दी, लेक्चर दे दिया, रिकॉर्डिंग दे दी, उसके बाद अगर कोई फेल हो रहा है तो प्रॉब्लम टीचिंग का नहीं है, फिर प्रॉब्लम बच्चे के कमिटमेंट का है, फिर कमी उसके पैशन में है। थोड़ा सा रियलाइज करना पड़ेगा। बात कड़वी है दोस्तों, भाइयों बहनों, लेकिन बात समझने वाली है। तो हमारा पूरा सिलेबस जो है वो चूंकि स्टैंडर्ड पर बेस करता है, लिहाजा सारे स्टैंडर्ड आपस में लिंक्ड है। अगर मैं एक टॉपिक आपको ऑडिट रिपोर्ट पढ़ा रहा हूंगा, अगर मैं आपको एक टॉपिक ऑडिट रिपोर्ट पढ़ा रहा हूंगा, तो साथ में आइजा 320 मटेरियलिटी भी चल रहा होगा, साथ में सब्सटेंटिव का डिस्कशन भी आएगा, साथ में आइजा 701 भी आ रहा होगा। अभी देखें मुश्किल बातें कर रहा हूं मैं, सिर्फ बताने का मकसद है सिलेबस लिंक्ड है आपस में। यह नहीं हो सकता कि टीचर एक टॉपिक पढ़ा रहा है तो और किसी का जिक्र ना हो। तो कैफ 8 का जो सिलेबस है वो पूरा आपस में लिंक्ड है, स्टिच्ड है। लिहाजा वो लिंकिंग भी हम जब क्लास में कराते हैं तो बच्चे घर जाकर उसको रिवाइज करेंगे तो कोई मसला नहीं होगा। ये 4-5 मोटी मोटी चीजें हैं जिनका अगर आप ख्याल डे 1 से रख लें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि कैफ 8 आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में पास ना हो। एक और बड़ी अहम सवाल, एक और बड़ी अहम बात, इसको मिटा रहा हूं मैं। सिलेबस कवरेज लिखा मैंने भाई, मैंने लिखा लैक ऑफ रिवीजन, फिर लिखा पास पेपर प्रैक्टिस, फिर लिखा मैंने ड्राफ्टिंग, और फिर लिखा मैंने लिंकिंग ऑफ कैफ 8। ठीक है ना, थोड़ा सा यूनिक पेपर है अकाउंटिंग। फिर आपने PRC 4 में पढ़ी होती है, फिर आपने कैफ 1 में पढ़ा, फिर आप कैफ 5 में आ रहे हैं, आपने ऑडिट पहले नहीं पढ़ा है। तो आप समझे कि पहला टॉपिक है ऑडिट क्या होता है, कौन सा लेवल ऑफ एश्योरेंस है, हम एंड में कौन सी रिपोर्ट देते हैं, ये रिपोर्ट क्या होती है, रिपोर्ट की जरूरत क्या है, फिर सिलेबस स्टार्ट होता है। एक और बड़ी अहम बात, बहुत मतवा बच्चे जल्दबाजी करते हैं एंड दे एक्सपेक्ट कि टीचर पहली क्लास से पास पेपर शुरू कर देगा। ये पास पेपर मौजूद है मेरे पास, शुरू कर दें? कुछ पढ़ा है अभी? टॉपिक की अलिफ बे पता है कैसे शुरू कर दें? हाँ, आपको इंप्रेस करने के लिए हो सकता है यार सर साजिद ने पहली क्लास में पास पेपर करा दी, यार मजा आ गया, गुरु छा गए, घंटा छा गए, जुल्म कर दिया आपके ऊपर। हर चीज का वक्त होता है। दावत में गए, खाना खोला, लेकिन बराबर में गुलाब जामुन भी रखे हुए। पहले बिरयानी लेंगे, पहले गुलाब जामुन लेंगे। पहले नॉर्मल इंसान क्या करेगा, पहले बिरयानी खाएगा। आपने कहा यार गुलाब जामुन पहले खा लेते हैं, नहीं हो सकता ना। दुनिया में कुछ चीजों के नॉर्म्स होते हैं। टॉपिक पास पेपर, टॉपिक पास पेपर, और फिर एंड में ऐसे पास पेपर जो बहुत सारे टॉपिक को आपस में लिंक कर रहे होंगे, क्योंकि उस टाइम समझ आ चुकी होगी, उस टाइम पूरा सिलेबस कवर हो चुका होगा। एक और बड़ी अहम बात जो बड़ा बच्चों को यूं कहेंगे बड़ा कंसर्न करती है, उसके लिए अगर आप जो मैंने हैंडआउट शेयर किया है उसमें अगर आप निकालें पेज नंबर निकालें 12, पेज नंबर 12 निकालें जी, पेज नंबर 12 प्लीज। जो बच्चे ऑनलाइन है, हैंडआउट ग्रुप पे शेयर किया होगा मिस तिमरा ने, तो अगर आप पेज नंबर 12 निकाल लें उसका, जी पेज नंबर 12। बड़ा कॉमन सवाल मुझसे लोग पूछते हैं, सर क्या पेपर में थ्योरी आती है? मतलब बच्चों वाले सवाल लोग करते हैं। वाला ठीक है, चले बच्चे तो बच्चे सवाल ही करेंगे, आपका राइट है, आप मुझसे पूछें, आपका राइट है और मेरी जिम्मेदारी कि मैं जवाब दूं उसका। तो मैं बहुत सारे सवालात का जवाब आपको खुद ही दे दूंगा। आपको मुझसे पूछने की, आप लेक्चर जब देखेंगे आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो आप सोचेंगे ना सवाल, अगले 1 मिनट बाद मैं खुद ही सवाल करके खुद ही जवाब दे दूंगा उसका। तो ऑटोमेटिक सवाल और ऑटोमेटिक जवाब ये होता है।
उस बंदे से पढ़ने का फायदा जो कई साल से पढ़ा रहा होता है, तो ही नोज कि आप कहां फंसेंगे और कहां स्टकअप करेंगे। पेज नंबर 12 पे आएंगे आप, तो पेज नंबर 12 में मैंने 2 कॉलम बनाए हुए हैं। एक सवाल को हम कहते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, जिसको हम कहते हैं सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, और एक को हम कहते हैं थ्योरी। अब जरा फर्क समझिएगा आप। और इसी बात को मैंने अपनी सितंबर 23 की जो इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो थी उसके स्टार्ट में मैंने बताया था। एग्जाम्पल लेते हैं मार्च 22, 2 पेपर ले लेते हैं, मार्च 22 और लेते हैं सितंबर 21, ठीक है। और एक और काम कर लेते हैं, मार्च 23 भी ले लेते हैं इसके अंदर। चलो लेटेस्ट बात कर लेते हैं, ठीक है। मार्च 23, सितंबर 23 तो भी एग्जामिन हुआ है, तो मैं 3 पेपर ले लेता हूं, मार्च 23, मैं लेता हूं सितंबर 22 और मैं लेता हूं मार्च 22, सितंबर और मार्च 22, ठीक है। अब जरा फर्क देखिएगा, बात समझे, फिर मैं आपको पास पेपर खुलवाऊंगा। पहली क्लास है आज, लेक्चर नंबर 1 है आज, इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं कैफेट का। आज ही पास पेपर दिया हुआ है, रिक्वायरमेंट्स पढ़वाऊंगा ताकि तुम्हारा कैफ 8 का डर खत्म हो जाए। और अगर मेरा स्टूडेंट पहली क्लास में डर के यहां से निकल रहा है तो फिर मुझसे पढ़ने का फिर फायदा कोई नहीं ना। लेकिन बहरहाल हिम्मत रखनी है, प्रोफेशनल एग्जाम है भाई, बहुत डिमांडिंग प्रोफेशन है। मार्च 22 पे आते हैं, 43 मार्क्स आपके पास यहाँ नोट से मौजूद है। 43, 57 में पहले लिख लेता हूं फिर मैं बताता हूं। मार्च, सितंबर 22 कितना, 48, 52, ऐसा ही है। मार्च 23, 44 लिख लें, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं लिख ले प्लीज, आपके पास मार्च 22 तक की इंफॉर्मेशन दी हुई है, 43 और 57। आप आगे 2 कॉलम ऐड कर लें, सितंबर 22, 48, 52, मार्च 23, 44 और 56। अब जरा बात करें इसके ऊपर मुझसे, अब फर्क समझें आप। You have to guide people regarding this। जो पेपर दे चुके होते हैं, जो पास कर लेते हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो आने वालों को गाइड करें। फिर वरना क्या होगा, जितने मुंह उतनी बातें। कैफ 8 के मशवरे वो लोग दे रहे जिनका कैफ 8 से ताल्लुक कोई नहीं है, और मजे की बातें बच्चे फॉलो भी कर रहे होते हैं। तो बेवकूफ कौन हो, बताने वाला, सुनने वाला भाई। अब जरा गौर से देखें, इधर देखें भाई, ये 43 मार्क्स वो है मेरे दोस्तों जहां आपने सिर्फ अपनी मेमोरी के बेस के ऊपर पॉइंट्स को रिप्रोड्यूस करना है, कॉपी पेस्ट। मेरे हैंडआउट से कॉपी हो रहा है, कंट्रोल C, कंट्रोल V, खत्म, खलास। ये 57 नंबर वो हैं जहां सिनेरियो पढ़ के समझना है और फिर सिनेरियो की बेस पर उसको अप्लाई करके हमने देना है आंसर। और अगर मैं तुमसे सच कहूं, दिल पे हाथ रख के मैं तुमसे सच कहूं, तो इस 57 नंबर के आधे नंबर वो हैं जो कॉपी पेस्ट हैं, जहां आपने कुछ सोचना ही नहीं है। मैं बताऊंगा, जादू है इसके अंदर। ये पहली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा डर खत्म हो जाएगा। यार ये तो आसान पेपर है, हाँ तो किसने कहा मुश्किल है? वो फलाना कह रहा था, फलाना को जाकर दें पंच अप। लोग मिसगाइड करते हैं ना बिला वजह, और आप मान भी लेते हैं उनकी बात। 43 मार्क्स पेपर में वो हैं जो हैंडआउट से कॉपी पेस्ट हैं, रखे हुए हैं। अब इट कुड बी डिफाइन, इट कुड बी एक्सप्लेन, इट कुड बी इलैबोरेट, इट कुड बी एनीथिंग, हम देखेंगे उसको। सितंबर 22 कितने मार्क्स पूछे थ्योरी? 48। और कितने प्रैक्टिकल हैं? और मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि बहुत ही सेफली, एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस, आप इसका 40% इसमें जोड़ लें। ये वो मार्क्स है जो स्ट्रेट थ्योरेटिकल है। समझ आ रहा है? मार्च 23 थ्योरेटिकल सॉल्व कितने हैं और प्रैक्टिकल कितने हैं? अब आप मुझे बताएं, क्या ऐसा लग रहा है ये पर्चा बहुत मुश्किल है, या ऐसा लग रहा है कि यार ये तो हो जाएगा? क्या लग रहा है बताएं, जवाब दें। जो बच्चे ऑनलाइन है जरा आप भी पार्टिसिपेट करें जी। देखें ये सारी स्टैट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। इट इज वेरी इजी फॉर मी टू स्टार्ट द टॉपिक, बट टॉपिक स्टार्ट करने से ज्यादा अहम ये डिस्कशन है कि भाई पेपर में करना क्या है। अब मैं एग्जांपल देता हूं आपको। अब आप निकालें अपनी बुकलेट के अंदर, एक जगह मैंने एक पास पेपर दिया हुआ है, पेज नंबर निकालें जी 17, 16 पे एक डायग्राम बना हुआ है, 17 पे मार्च 23 का पेपर दिया हुआ है, मार्च 23। जो बच्चे ऑनलाइन, आवाज आ रही बेटा? जरा हाँ या ना का जवाब दे दें।
कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बारिश में अकेले पकोड़े खा रहे हैं, और अगर आप पकोड़े खा रहे हैं तो जरा फाइल भेज दें, मैं डाउनलोड कर लूंगा जी। बहुत शुक्रिया सुभान साहब, बहुत शुक्रिया मुनीब भाई, जज़ाकल्लाह। मार्च 23 ये आईकैप का पेपर है, कैफ 8 मार्च 24 अटेम्प्ट, पहली क्लास 5:04। मैंने आपको क्या दिखा दिया? आईकैप का पास पेपर। डर खत्म, खौफ खत्म हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ रहा हूं भाई मैं। आई होप के सबके पास नोट्स मौजूद हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दिया हमने ये। आइडेंटिफाई एंड डिस्कस द बिजनेस रिस्क एंड द रिलेटेड रिस्क फ्रॉम द अबव सिनेरियो। मार्च 23 की बात कर रहा हूं मैं ये। आइडेंटिफाई एंड डिस्कस द बिजनेस रिस्क एंड द रिलेटेड ऑडिट रिस्क फ्रॉम द अबव सिनेरियो। 12 मार्क का सवाल का मतलब क्या है? सवाल पढ़ना होगा, सिनेरियो पढ़ूंगा, फिर बताऊंगा इसमें ऑडिट रिस्क क्या है और इसमें बिजनेस रिस्क क्या है। ये कहलाता है सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। ये किस कैटेगरी में आएगा दोस्तों? अब आप इसको प्रैक्टिकल क्वेश्चन कहें, एप्लीकेशन कहें, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन कहें, जो आपकी जबान है लोकल उसमें कहते हैं आप, जो भी आपकी मादरी जबान है, सिंपल कर लें भाई, इट्स अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 सिर्फ रिक्वायरमेंट पढ़ रहा हूं मैं। इन द लाइट ऑफ कोड ऑफ एथिक्स फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द थ्रेट्स टू फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। वंस अगेन जो मैंने लेक्चर दिया है, जो मेरे नोट्स में बातें लिखी हुई हैं, उसको अप्लाई करके जवाब देने का यहां कौन सा थ्रेट है। वंस अगेन इट्स अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन, 6 मार्क का सवाल है। आगे चले, बी पार्ट पे आ जाएं। इन द लाइट ऑफ कोड ऑफ एथिक्स फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट आइडेंटिफाई द थ्रेट्स टू द फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड। ये जो सवाल में जगह जगह आ रहा है एंड, बात समझिएगा, ये जो सवाल में जगह जगह भाई क्या आ रहा है? एंड। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन, बात समझे, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन। इसका मतलब है सवाल की रिक्वायरमेंट एक है कि दो है? दो है। आइडेंटिफाई अलग है, एक्सप्लेन अलग है। थ्योरी का पेपर है भाई, हम सिखाते हैं बच्चों को रिक्वायरमेंट कैसे पढ़ी जाती है। वो कह रहे हैं इन द लाइट ऑफ कोड ऑफ एथिक्स फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट आइडेंटिफाई द थ्रेट टू द फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड डिस्कस हाउ यू वुड इवैल्यूएट दीज थ्रेट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट, ऑल्सो ब्रीफली डिस्कस द सेफगार्ड। तो सवाल में रिक्वायरमेंट कितनी हो गई भाई? 3। मार्क्स कितने? 10। वंस अगेन इट्स अ टेस्ट ऑफ योर एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। ये तीनों जो सवाल पढ़े गए हैं मार्च 23 के, ये तीनों थ्योरेटिकल सवाल नहीं थे। आए पेज टर्न करें जरा, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 अल्फा। आसानी के लिए मैं बी पढ़ देता हूं, एक ही जरा भाषा मुश्किल है, सैंपलिंग का सवाल है। एन ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट एट बोथ द एफएस लेवल एंड एसोसिएशन लेवल। आइजा 315, रिस्क एट द एफएस लेवल, रिस्क एट द एसोसिएशन लेवल। रिस्क एट द एसोसिएशन लेवल, दो बातें, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क। याद आ रहा है? ठीक है जी। ब्रीफली डिस्कस द रिस्क एट द एफएस लेवल एंड प्रोवाइड 2 एग्जांपल्स। ये हैंडआउट की बुकलेट है, अभी मैं थोड़ी देर में दिखाता हूं कि इसका जवाब कहां से आया हुआ है। ये जो सवाल आईकैप ने पूछा है, ये रहा आइजा 315, ये रहा आइजा 315 थ्योरेटिकल पार्ट, पेज नंबर 120। अभी जाके दिखाता हूं 120 पेज के ऊपर कि जो आईकैप ने सवाल पूछा है उसका जवाब कहां दिया हुआ है। जरा सवाल दोबारा देखें, सवाल क्या था भाई? ये देखें सवाल क्या पूछा भाई, आपको देखें, ये मुझे पहली क्लास में बताना पड़ रहा है आपको। पहली क्लास में सर साजिद कपाटी इज नॉट सपोज टू मेक थिंग्स सो इजी बट यू वांट थिंग्स टू बी इजी। वो कह रहा है ब्रीफली डिस्कस द रिस्क एट द एफएस लेवल एंड प्रोवाइड 2 एग्जांपल। ये हेडिंग देख लो भाई, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ भाई, रिस्क एट द एफएस लेवल, और ये दिया हुआ उसकी एग्जांपल। चेक कर रहे हैं आप, एग्जांपल दिया हुआ है। इसका मतलब है कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं करने को तैयार है। अब बच्चे क्या कौन सवाल, सर वो सब तो ठीक है, ये बताएं याद कैसे करना है। बेटा बादाम खाएं, खजूर खाएं, अखरोट खाएं, इसके भी 2 तरीके हैं। खजूर खाने के तरीके नहीं बता रहा मैं, कह रहा हूं या तो याद कर लो, एक और तरीका भी समझ लो और अपने ओन वर्ड में लिख दो। अगर ये भी नहीं हो रहा है तो आप अपना चेकअप कराएं, प्रॉब्लम है आपके साथ। सीए के फील्ड में आए हुए हैं, 2-2.25 लाख का स्टार्टिंग पैकेज है भाई, ग्लोबल क्वालिफिकेशन है। आईकैप इज अ मेंबर ऑफ आईफेक। दुनिया में जहां काम करना चाहते हैं ना, वहां आप काम कर सकते हैं बेस्ड ऑन चार्टर्ड अकाउंटेंसी।
प्रीमियम क्वालिफिकेशन है विद लॉट्स ऑफ हॉर्स पावर, इंजन का थ्रोटल ऐसा खतरनाक है, तो जिसकी इतनी जबरदस्त दुनिया में डिमांड है, पाकिस्तान में डिमांड है, क्या उसके लिए मेरे प्यारे बच्चों हम इतनी सी मेहनत करने को तैयार नहीं है? ये तो जाति वाला मामला हो जाएगा ना फिर। कमिंग बैक, समझ आए कुछ? कॉपी पेस्ट, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 3C, डिस्कस वेदर द ऑडिट पार्टनर कैन रिमूव हिज रिव्यू रिमार्क। 4 नंबर, ये भी स्ट्रेट थ्योरेटिकल सवाल है। आगे चलें आप, अब जरा आगे चलें, फिर मैं आपको ले गया था क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। ये डिस्कस कर रहा हूं मैं मार्च 23 का सवाल। मैं बेसिकली एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इस सवाल में थ्योरी के और इस सवाल के प्रैक्टिकल में फर्क क्या है, ये बताना चाह रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 5, रिक्वायरमेंट नंबर ए, ब्रीफली इवेल्युएट। सवाल की रिक्वायरमेंट देखें आप, इवेल्युएट करना है द अबव सिचुएशन एंड, फिर क्या आ गया, क्या आ गया भाई दोस्तों, एंड स्टेट 4 की प्रोसीजर सब्सटेंटिव। इसका मतलब है एक टॉपिक नहीं है, 2 टॉपिक हैं विच मे बी परफॉर्म बाय योर ऑडिट टीम। 6 मार्क का सवाल है और बी पार्ट में कह रहे हैं डिस्कस द पॉसिबल इंपैक्ट ऑन द ऑडिट रिपोर्ट। 6 और 4 10 नंबर का सवाल है। आप यकीन करें, बजाहिर तो लग रहा है कि ये प्रैक्टिकल सवाल है, बजाहिर तो लग रहा है, लेकिन आप यकीन करें कि इसमें मेरे हिसाब से तकरीबन कोई 5-6 नंबर हैं वो कॉपी पेस्ट हैं। मैंने बड़ा स्टेटमेंट दिया, मैं कैमरे के सामने रिकॉर्डिंग हो रही है, लाइव जा रहा है, मैं बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूं आपको। इन स्ट्रेट थ्योरेटिकल सवाल के अलावा इसके अंदर भी तकरीबन 30 से 40% वो मार्क्स हैं जहां आप कॉपी पेस्ट कर रहे होंगे। इसका मतलब है कि पेपर में 60, 65, 70 नंबर ऐसे हैं कि अगर चीजें याद हैं, मैनुअल में पढ़ी हुई हैं, सर साजिद का लेक्चर देखा हुआ है, रिवाइज किया हुआ है, कसम खुदा की पेपर में याद आ जाएगा इंशाल्लाह। मुश्किल नहीं है यार, मुश्किल बना दिया है और कुछ नहीं, मुश्किल है नहीं, मुश्किल बना दिया हमने। अगर आप अगले सवाल में, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 7 पे आए जरा, मार्च 23 का सवाल है, क्वेश्चन 7 पे आए जरा। ब्रीफली डिस्कस द रीजन फॉर इंक्लूजन ऑफ एम्फेसिस ऑफ मेटा पैराग्राफ एंड अदर मेटा पैराग्राफ इन द रिपोर्ट, एग्जांपल्स आर नॉट रिक्वायर्ड। 4 नंबर का सवाल है, हैंडआउट में एग्जांपल दी हुई है। ब्रीफली डिस्कस द रीजन फॉर इंक्लूजन ऑफ ईओएम एंड अदर मेटा पैराग्राफ। कह रहे बताएं ईओएम और अदर मैटर रिपोर्ट में क्यों आता है, मैनुअल में दिया हुआ है। 4 नंबर कॉपी पेस्ट हैं। क्वेश्चन 7C, ब्रीफली डिस्कस हाउ द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ आईएफ फंक्शन कैन बी इवैल्यूएटेड। मैं बताऊं कहां दिया हुआ है, मैं आपको प्रूफ कर रहा हूं आज, पहली क्लास में टीचर प्रूफ कर रहा है भाई। आईए डिपार्टमेंट 610 208 पेज नंबर, मैं आपको एग्जैक्ट बता रहा हूं कहां दिया हुआ है। सवाल क्या था भाई, सवाल क्या पूछा, दोबारा बताओ मुझे। ये रहा ऑब्जेक्टिविटी, एग्जामिनर ने ये पूछा है, ये पूछा है। चेक कर रहे हैं आप, इतना इस तरह तो मैंने कभी नहीं बताया बच्चों को। ऐसा लग रहा है क्लास 7-8 की क्लास चल रही। देखो बेटा प्यारे बच्चों, मिस क्या बता रही है, यहां से कॉपी पेस्ट होगा। ओके मिस, थैंक यू मिस। पेपर में जाके भंड, काम खराब हो गया, मिस बदनाम हो गई है जी। ये रहा ऑब्जेक्टिविटी, ये पूछा है उसने। अब आपने अगर ये रिवाइज ही नहीं किया हुआ है तो भाई मेरी गलती आपकी गलती है। अब आपने 610 छोड़ दिया। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, पहली क्लास है आज। यू पास बिकॉज यू वर्क हार्ड एंड यू फेल बिकॉज यू डोंट वर्क हार्ड। सेकेंड अटेम्प्ट में पास कर गए। आप कैसे पास कर गए, सर वो मैंने गलती की थी, पहले अटेम्प्ट में मैंने पढ़ा ही नहीं था, मैंने लेक्चर देखा ही नहीं था, जिस तरह पढ़ना चाहिए मैंने नहीं पढ़ा, सेकंड अटेम्प्ट में पास कर गया। तो भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में क्यों नहीं पढ़ा, सर गलती हो गई, गलत दोस्त मिल गए थे, गलत मशवरा मिल गया था, गलत जगह एडमिशन ले लिया था, ब्ला 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 ब्ला। देन देयर आर मल्टीपल रीजन। बात समझ आ रही है मेरे दोस्तों? ये मैं आपको देखे 2-3 सवाल मैंने दिखा दिए, आप कहेंगे तो मैं पूरा बच्चा सॉल्व कर दूंगा, मसला कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, ये वो सवाल है जो एग्जामिनर ने अब ACCA F8 के पैटर्न पर पूछना शुरू कर दिया है। ये पहली क्लास की चंद बातें बड़ी अहम हैं। Identify the controls relating to the existence of inventory and suggest the test of controls to be performed to verify that the controls are operating effectively। 8 नंबर का सवाल है। ये पूरा सवाल अटेम्प्ट करने के लिए
ये टीओसी के टॉपिक का सवाल 8 नंबर का अटेम्प्ट करने के लिए कम से कम 5 से 6 क्लासेस का लेक्चर जो कि 10 से 12 घंटे का है, जिसमें F8 के 10 सवाल कराए हुए, वो अटेम्प्ट करेंगे तो ये अटेम्प्ट होगा। हमारा बच्चा चाह रहा है शॉर्टकट मिल जाए मुझे, नहीं हो सकता। F8 1 महीने में नहीं हो सकता, 2 महीने में नहीं हो सकता, 2.5 महीने में नहीं हो सकता। इसको देने पड़ेंगे इज्जत से 3.5 से 4 महीने तरीके से, क्योंकि आप एक पेपर तो पढ़ नहीं रहे। कोई साथ में FR2 दे रहा होगा, कोई साथ में कंपनी लॉ दे रहा होगा, कोई कुछ और दे रहा होगा, कोई जिंदगी में कोई और काम कर रहा होगा, कोई कुछ भी नहीं कर रहा होगा, वेला होगा, वो भी बिजी होगा। सर मैं यूट्यूब पर होता हूं, मैं टिकटॉकर हूं। OMG। तो चूंकि आप इतने बिजी हैं अपने कारोबार में, अपने वेंचर्स के अंदर, कि आपके पास F8 का टाइम ही नहीं है, तो ये 2 महीने में नहीं हो सकता भाई, टाइम देना पड़ेगा। ठीक है जी, ये मैंने आपको एग्जांपल दी। आगे चले जरा, अब आप आए जरा सिलेबस क्यों बनाए, शाबाश। तो मैं थोड़ा सिलेबस खोलता हूं भाई, ठीक है। अच्छा, सिलेबस में यूं खोलता हूं, एक तो तरीका ये कि जो मैंने आपको पेज नंबर 3 पे दिया हुआ है F8 का सिलेबस, आप उसको छोड़ के 1 मिनट आ जाएं एक ऐसे पेज पर जहां सिलेबस और आसान करके दिया हुआ है, और वो है जहां मैंने बताया हुआ हमारी सीक्वेंस क्या होगी। दिया हुआ कहीं चेक करें, एक जगह दिया हुआ हमारी सीक्वेंस क्या होगी। पेज नंबर 30 पे प्लीज जी, पेज नंबर 30 पे प्लीज। तमाम बच्चे पेज नंबर 30 पे प्लीज। पेज नंबर 30 पे प्लीज तमाम बच्चे। आई होप कि आपके पास ग्रुप में 100 मौजूद होगा। सीक्वेंस टू स्टडी, अब ये देखें बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप F8 किस सीक्वेंस में पढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कंपनी लॉ दे रहे हैं, या आप FR2 दे रहे हैं, आप कॉस्टिंग दे रहे हैं, ये एज अ चार्टर अकाउंटेंट मैं आपको मैसेज दे रहा हूं तमाम बच्चों को जो ये ऑडियो सुन रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़े वो बगैर बेसिक कॉन्सेप्ट के स्टार्ट नहीं होगा। अगर कोई आपको पहली क्लास में एडवांस कॉन्सेप्ट देने बैठ गया है, वो पास पेपर करा रहा है, तो वो सिर्फ आपको भ्रम करा रहा है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। हमें भ्रम कराने की जरूरत नहीं, हमें आपको पेपर पास कराना है। बेसिक कॉन्सेप्ट के बगैर बिल्डिंग नहीं बन सकती, बेसिक कॉन्सेप्ट के बगैर टॉपिक समझ नहीं आएगा। बात समझ आ रही है? तो अगर आप गौर से देखें तो सीक्वेंस के अंदर सबसे पहले क्या आ रहा है। अब अगर मैं इसको पढ़ दूं, ये आपका पूरा सिलेबस है, ये आपका पूरा सिलेबस जो है वो मैंने बहुत ही तरीके से बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस ऑफ 25-26 इयर्स मैंने इसको असेंबल कर दिया है। पहले हम पढ़ते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स, फिर हम कवर करते हैं आइजा 500, फिर हम कवर करते हैं वर्किंग पेपर्स, फिर हम करते हैं मटेरियलिटी, और आगे आइजा का नंबर भी दिया हुआ है। जिस सीक्वेंस में ये दिया हुआ है, लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी उसी सीक्वेंस में होती है, और हम क्लास में भी उसी सीक्वेंस में पढ़ाते हैं। ये नहीं हो सकता कि सर साजिद पहली क्लास में रिपोर्ट पढ़ा दें। अगर आज मैंने रिपोर्ट पढ़ा दिया, बोलेंगे यार रिपोर्ट पढ़ाया आज तो मजा आ गया। अबे भाई मजा नहीं आया, आपका तो मैंने काम खराब कर दिया। जब आपको ऑडिट ही नहीं पता, जब आपको अश्योरेंस नहीं पता, आपको इनहेरेंट लिमिटेशन नहीं पता, आपको प्रोफेशनल जजमेंट का वर्ड नहीं पता, आपको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म नहीं पता, आपको अश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं पता, आपको ट्रू एंड फेयर यू नहीं पता, आपको एक्सटर्नल ऑर्डर नहीं पता, मैं रिपोर्ट पढ़ा के क्या करूंगा। भ्रम करा सकता हूं, भ्रम तो हो सकते हैं, लेकिन एज अ टीचर ये हो नहीं सकता। बेसिक कॉन्सेप्ट, चाहे वो कॉस्टिंग हो, चाहे वो FR2 हो, चाहे वो कंपनी लॉ हो या वो ऑडिट हो। एंड इफ आई बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, ये आपके कैफ का सबसे सेंसिटिव पेपर है, पूछो क्यों, और सबसे अहम पेपर है, पूछो क्यों, पूछो क्यों। पूरी आर्टिकलशिप में क्या करेंगे आप, ऑडिट। आपकी आर्टिकलशिप में टैक्स का जो आपने पेपर पढ़ा है, यू वुड बी वर्किंग अराउंड 5 to 10% ऑन टैक्स, पूरी आर्टिकलशिप का। कंपनी लॉ शायद 1 या 1.5%, कॉस्टिंग शायद 2 या 3%, 90% आप F8 अप्लाई कर रहे होंगे। अब दिल पे हाथ रख के बताएं कौन सा पेपर इंपॉर्टेंट हुआ, F8। पूरा कैरियर इस पे बेस कर रहा है। ये समझ आ गया तो C-FAB6 आसान, उसके बाद MSA1 आसान। और अगर आप अपना कैरियर ऑडिट फर्म में देखते हैं, यार मैंने फर्म का पार्टनर बनना है, मैंने फर्गुसन जाना है, मैंने EY जाना है, KPMG, डिलॉयट, रहमान सरफराज, हारून जकरिया, शेखा मुफ्ती, जो भी फर्म है आपकी, अगर आप वहां अपना कैरियर देखते हैं, बिल्डअप करते हैं कि मुझे ऑडिट पार्टनर बनना है, सर मैंने बड़ा आदमी बनना है प्रोफेशन के अंदर, तो ये पेपर तरीके से पढ़ना पड़ेगा।
कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते जिंदगी में, कोई शॉर्टकट नहीं है। हर बार हम लिफ्ट और एलिवेटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। समटाइम्स यू नीड टू वॉक थ्रू द स्टेयर्स इन लाइफ। हर वक्त जैकपॉट नहीं लगता, हर वक्त मौजा नहीं हो सकता। यू नीड टू गो द हार्ड वे। ठीक है जी, रिपोर्ट पढ़ेंगे, सब्सिक्वेंट है, गोइंग कंसर्न है, प्लानिंग एंड ऑडिट है, नंबर 9 ऑडिट रिस्क है, ब्ला ब्ला ब्ला, बिल्कुल एंड में आ जाए, शाबाश, अगले पेज पर आ जाए। फिर आ रहा है कोड ऑफ एथिक्स, फिर आ रहा है कंपनी लॉ, फिर आ रहा है आईटी का एरिया, और आखिर में आ रहा है रिवीजन एंड पास पेपर। ये 30 मैंने सिर्फ यहां पर दिखाया हुआ है, एक्चुअल में हम पास पेपर की प्रैक्टिस टॉपिक के साथ करते हैं। आए मैं आपको उसका डेमो देता हूं जरा। ये जी मेरा मैनुअल है वॉल्यूम 1। ये आपको 3 बुकलेट्स मिलेंगी, एक वॉल्यूम 1 है, एक वॉल्यूम 2 है, और एक है पास पेपर की बुकलेट्स। सिलेबस कम पढ़ना बेहतर है या ज्यादा पढ़ना बेहतर? ज्यादा पढ़ना बेहतर। ज्यादा नहीं पढ़ाया हुआ है, चूंकि इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं, चूंकि उसमें टेस्ट क्वेश्चंस भी हैं, फिर उनके आंसर भी दिए हुए हैं, तो लिहाजा कंटेंट ज्यादा लगता है, जबकि ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने बुकलेट खोली है तो मेरे सामने अचानक से ये एक पेज आ गया, जरा भाई जोर से पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है? ACCA F8 पास ACCA F8 प्रैक्टिस क्वेश्चन। सर F8 के क्वेश्चन क्यों दिया, पूछो क्यों? क्योंकि इस पर आईकेएफ ने सवाल नहीं पूछा मैं, या आईकेएफ ने एक सवाल पूछा हुआ है, या आईकेएफ ने 2 पूछे मैं, तो क्या 2 सवाल करा के निकाल दूं या टोटल मिला के 5-6 करा दूं, क्या बेहतर है? सर आप तो बहुत पढ़ाते हैं, सर साजिद तो बहुत पढ़ाते हैं भाई, यार बड़ा जुल्म कर रहे हैं, बहुत पढ़ाते हैं, हलाल कर रहे हैं, वो बहुत पढ़ा रहे हैं कि तो बड़ी जाती कर रहे हैं हमारे साथ। अच्छा कर रहा हूं बुरा कर रहा हूं? यार मैं ना पढ़ाऊं तो आप मुझे इल्जाम दें, मैं कम पढ़ाऊं तो आप मुझे इल्जाम दें, ज्यादा पढ़ाने में इल्जाम कैसे हो सकता है? सर साजिद तो भाई बहुत पढ़ाते हैं, 2 घंटे की क्लास लेते हैं, 2 घंटे की क्लास। ओ भाई 1 घंटे की तो आप ए लेवल्स में लेके आ रहे हैं, वो ए लेवल्स था, ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, वो इंटर था, ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है। फर्क है भाई, भाई फर्क है तो फर्क है भाई। अब ये हर टॉपिक के एंड में दिया हुआ है, एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको ताकि आपको समझ आए। ये देखें जी, जरा भाई जोर से पढ़ते मर्दाना आवाज में, शाबाश। ACCA F8 and CA CAF8 प्रैक्टिस क्वेश्चन। भाई आप भी पढ़ दो जरा। ACCA F8 CA CAF8 प्रैक्टिस क्वेश्चन। आवाज थी बहरहाल, ये मर्दाना आवाज नहीं थी, ठीक है? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, आई ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। सर कितने सवाल है टोटल गिनने? 6 और 2 कितने? 8 सवाल हैं। इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा, इतनी प्रैक्टिस मौजूद है कि आप थक जाएंगे, मैं नहीं थकूंगा। ये इल्जाम मेरे ऊपर नहीं आ सकता कि आप प्रैक्टिस नहीं कराते। ठीक है, तो अगर मैं आपको क्या दिखा रहा था इसके अंदर, वॉल्यूम 1 के अंदर क्या दिखा रहा था मैं? हाँ, मैं आपको दिखा रहा था, ये देखें, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। हम पहला टॉपिक क्या कवर करते हैं? बेसिक कॉन्सेप्ट। अब बेसिक कॉन्सेप्ट के कितने सवाल है टोटल, जरा बताओ। 9 सवाल सिर्फ बेसिक के हैं। तो अगर आपने इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन गिनना शुरू कर दिए तो मेरे हिसाब से 200-250 बन जाएंगे। ये पेपर पास करने के लिए काफी नहीं है, ये गोल्ड मेडल लाने के लिए काफी है। गोल्ड नहीं, गोल्ड मेडल का है। ठीक है, ऐसा ना गोल्ड, आप कहेंगे गोल्ड मेडल की बात करें, बार बार गोल्ड मेडल की बात करें। गोल्ड, सोना, 2.25 लाख रुपए, 2,30,000 रुपए तोला, गोल्ड मेडल की बात कर रहा हूं भाई मैं। ठीक है, अब ये बेसिक सवाल है, एग्जांपल देता हूं मैं। सर साजिद ने पहली क्लास में एंट्री मारी और उन्होंने निकाला पास पेपर और शुरू हो गए। ब्रीफली डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। हाँ भाई कौन बताएगा? आप बोलेंगे पागल हो गया, ना अलिफ पता, ना बे पता, ना ते बता, ना टे पता, शुरू हो गया भाई। भरम हो रहे हैं। भरम क्या हो रहे हैं? आज पहली क्लास में सर साजिद ने मार्च 2016 का पास पेपर कराया। आगे चले भाई, आगे चले। सितंबर 15 नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। जरा सवाल पढ़ना जोर से, जरा जोर से पढ़ो। Briefly explain with example the different level of assurance that can be provided. डिफरेंट लेवल ऑफ अश्योरेंस। पता है कुछ अश्योरेंस के मुतालिक? ये सवाल सॉल्व हो सकता है भाई आज? पहली क्लास में हो सकता है, जवाब दो पाकिस्तानी हो, नहीं हो सकता। तो एक टीचर को पता है, जो खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो 26 साल से पढ़ा रहा है, उसको पता है आपके लिए कब क्या बेहतर है, कब क्या बेहतर नहीं है। तो कहने का मकसद है, इस पूरी बात की तमहीद का मकसद यह है कि बेसिक कॉन्सेप्ट से चलेंगे। टॉपिक खत्म, पास पेपर, टॉपिक खत्म, पास पेपर, टॉपिक खत्म, पास पेपर, यूं चलेंगे भाई। क्या मेरी बात समझ आ रही है? ये आपको मिलेगा मैनुअल। आप ये देखें ना, तकरीबन खाली चैप्टर 1 के अंदर ही हमने आपको 9 सवाल करा दिए हैं। अब अगर आप गौर से देखें तो तकरीबन सारे सवाल जो है वो कुछ आईकेएफ के हैं, फिर एसीसीए, फिर आईकेएफ, फिर आईसीडब्ल्यू का सवाल है। आपने कोई रिसर्च नहीं करनी, आपने कोई किट नहीं खरीदनी, आपने कुछ भी डाउनलोड नहीं करना,
आपको कसम है, आपने कुछ भी गूगल नहीं करना, कोई गूगल नहीं करना। मैं गूगल कर चुका हूं, 26 साल हो गए, अब मैं गूगल खेल रहा हूं। मैंने सब कुछ गूगल करके यहां डूगल कर दिया है। आपने क्या करना है, आपने पढ़ना है, पढ़ लेंगे भाई, खत्म। मैं आपसे कहूं आप नोट्स बनाए, मैं आपसे कहूं समरी बनाए, कुछ करना ही नहीं आपने, क्योंकि मैंने ऑलरेडी समरी बना के दे दी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको लेके आऊं पेज नंबर, मिसाल के तौर पे जरा आए जी तमाम बच्चे, पेज नंबर निकाले 33, आपके हैंडआउट में है, पेज नंबर निकाले 33। जी हेडिंग क्या डली हुई है, ठीक है। अब देखें फर्स्ट बॉक्स खाली है, फर्स्ट बॉक्स खाली, ये मैं लिखवाऊंगा आपको कुछ, इसमें आपको लिखेंगे, फिर नीचे पॉइंट्स दिए हुए आप पढ़ लेंगे। अब आप घर जाकर के समरी बना रहे हैं, नहीं, वो क्लास 7 8 में OA लेवल में होता होगा, आपको समरी बनाने की जरूरत, मैंने बना के दे दी आपको, ठीक है। अच्छा अब आप आगे चलें, अब आप जरा आए पेज नंबर 32 के बराबर में है, जरा देखिए पेज नंबर 30 31 पे दिया हुआ सीक्वेंस। अब एक और तरीका है, एक और तरीका भी है, मैं यहां लिखता हूं सीक्वेंस, पहले ये पढ़ेंगे, फिर 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 ये पढ़ेंगे, और आप कॉपी करें, आधा घंटा निकल जाएगा इसके अंदर। मैंने बना के दे दिया, आसान किया मुश्किल किया, ऐसे बुकलेट बना के जिंदगी आसान की मुश्किल कर दी। अच्छा एक और चीज, सर आपने आईकैप का सिलेबस नहीं दिखाया, तो ये मैं घर से लेके आया हूं, आए सिलेबस देख लेते हैं जरा। आप आए, आपके ना बड़े मासूमाना सवाल, बड़े क्यूट क्वेश्चन होते हैं आपके, एक्चुअल में आप बड़े क्यूट हैं, बड़े क्यूट हैं आप लोग। पेज नंबर 3 पे आए आप जरा, पेज नंबर 3 पे सिलेबस है। आपकी इत्तला के लिए ये सिलेबस बनाने में भी आईकैप को मैंने बहुत इनपुट दिया था, क्योंकि मैं उस कमेटी का पार्ट था। तो आप यूं समझ सकते हैं कि ये सिलेबस मेरे हाथों को एंडोर्स किया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक ने मौका दिया, हमने आईकैप को भी परफॉर्म करके दिखाया, और हमने ये सिलेबस को बड़ा मुनासिब कर दिया। अब इसको 4 ग्रेड में उसने ब्रेक कर दिया, अल्फा ब्रावो चार्ली डेल्टा, ठीक है। अब आप अगर टीचिंग देखेंगे तो आईकैप ये कह रहा है टीचिंग 110 से 130 घंटे है, ये आईकैप कह रहा है। आप इसमें बड़े आराम से 15-20 घंटे जोड़ लें तो कितने घंटे का सिलेबस हो गया, 130 घंटे तो आईकैप कह रहा है। क्योंकि ये कैफ 8 है, क्योंकि आईकैप का 13वां पर्चा है, क्योंकि आप सीए क्वालिफाई कर रहे हैं, क्योंकि आपने बड़ा आदमी बनना है। कोई इससे इनकार करना चाहेगा? क्योंकि इसके बाद आर्टिकलशिप है, क्योंकि उसके बाद उसमें आपने CFAP 6 भी पढ़ना है, एडवांस ऑडिट। ये आईकैप का सिलेबस है। मैं मिसाल दूं आपको, अगर आप इसका ए पार्ट को देखें तो ए पार्ट की हेडिंग है ऑडिट फ्रेमवर्क, रेगुलेशन एंड प्रोफेशनल एथिक्स। अब उसके अंदर मजीद ब्रेकअप दिया हुआ है, अल्फा ब्रावो चार्ली डेल्टा EF, फिर आ रहा है B, प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट। अगर मैं आपको मिसाल दूं, अभी जो मैंने कुछ देर पहले आईकैप का सवाल पढ़ा था, याद है ऑडिट रिस्क का, कुछ देर पहले सवाल पढ़ा था, जो मैंने कहा आओ मैनुअल में देखा हूं रिस्क एट दी FS लेवल, आओ तुमको बताओ वो कहां दिया हुआ है। जरा तुम पेज नंबर 5 पे आओ और C में आओ, पेज नंबर 5 पे आओ और C में आओ, हेडिंग डली हुई है रिस्क आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट, आ गया। अब तुम खाली 1 पढ़ लो, डिफाइन ऑडिट रिस्क एंड इट्स कंपोनेंट्स। ये सवाल आईकैप ने पूछा था, समझ आ रहा है? तो अब वो जो सिलेबस मैं कवर करा रहा हूं आपको, वो सारा ऑटोमेटिकली आईकैप का सिलेबस से मैच हो रहा है, कवर होता चला जा रहा है। कुछ समझ आ रहा है? जब आप सिलेबस पूरा कवर करेंगे तो ये जो आईकैप का ग्रिड है जिसमें वेटेज दी हुई है, ये सारी ग्रिड्स आप ऑटोमेटिकली कवर कर लेंगे। और ये जरूरी नहीं है कि हर ग्रिड में अगर आईकैप कह रहा है कि जी मैं इतने मार्क्स पूछूंगा, तो आईकैप एक आपको एक आइडिया दे रहा है। हो सकता है 4-5 नंबर 2-3 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि ये प्रोफेशनल एग्जाम है, ये कोई बच्चों वाला पेपर नहीं है, ठीक है जी। अच्छा अब आगे चलेंगे आप जरा, हम शुरू कहां से करते हैं भाई? हम शुरू करते हैं, अब आप आए पेज नंबर 14 पे आए, शाबाश, पेज नंबर 14 पे आए जी, ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ कैफेट। पेज नंबर 14 पे आएंगे दोस्तों, जहां दिया हुआ ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ कैफेट। अब ये मोटी मोटी कैटेगरीज को डिफाइन कर दिया मैंने। एक है बेसिक कॉन्सेप्ट्स, एक है मटेरियलिटी, एक है सब्सिक्वेंट इवेंट गोइंग कंसर्न और मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन, एक है मटेरियलिटी फ्रॉड एंड रिस्क असेसमेंट, एक है इंटरनल कंट्रोल एंड टेस्ट ऑफ कंट्रोल, एक है ऑडिट एविडेंस एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर, फिर कोड ऑफ एथिक्स है, एथिकल गाइडलाइंस कहें उसको आप, कंपनी लॉ सेक्शंस हैं, और फिर है IT एंड अदर स्मॉल एरियाज।
ये भी मैंने सिलेबस को 8-9 बातों में तोड़ दिया है। जब आगे चलेंगे सिलेबस पढ़ेंगे तो बात समझ आ जाएगी। फिर आ रहा है हाउ टू स्टडी कैफिड। इसमें अगर आप मोटी मोटी 4-5 बातें लिख लें, हाउ टू स्टडी कैफिड, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है इसका। हाउ टू स्टडी कैफिड, ये जो मेरी बुकलेट्स हैं ये सारे ऑडिट को समराइज कर रही है, इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आप लिख दें एसके बुकलेट्स, जिसको आप कह लें समरी बुकलेट। 2 वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1 और एक है वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 और एक है पास्ट पेपर्स की बुकलेट। अगर मैं आपको पास्ट पेपर की बुकलेट का सफर कराऊं तो मेरी बुकलेट में कहां से कहां तक कवर्ड है वो मैं आपको दिखा देता हूं। ये जी पास्ट पेपर की मेरी बुकलेट है जिसमें प्रॉपर इंडेक्स बना हुआ है, जी। और ये मैंने कवर किया है मार्च 2011। ये देखें जी, ये मेरी पास्ट पेपर की बुकलेट है। मार्च 2011 से लेके इसमें मार्च 23 तक के सवाल मौजूद होंगे। तो तकरीबन ये कितनी अटेम्प्ट्स हो गई? ये हो गई मार्च 21 के बाद सितंबर 21, 22, रुक जाए 22, और फिर आ रहा है तुम्हारा मार्च 23। तकरीबन समझें कि 22-23 अटेम्प्ट्स इस बुकलेट में मार्च 2011 से लेके और मार्च 23 तक के तमाम पुरानी बुकलेट अपडेट होगी। ये आपको अवेलेबल हो जाएंगे, जिसमें आईकैप के पास पेपर्स दिए हुए हैं, आईकैप की वेबसाइट पर जो दिए हुए हैं, जो आईकैप के अपने क्वेश्चन और आंसर है वो दिए हुए हैं। इसके अलावा आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। सर क्या हमें मार्च 11 से पीछे जाने की जरूरत है? जरूरत नहीं है। उस जमाने में सिलेबस डिफरेंट था, कुछ चीजें प्लस हुई, कुछ चीजें माइनस हुई। अगर मार्च 11 से पहले कि अगर पास्ट पेपर रेलेवेंट होंगे तो वो मैं क्लास में खुद ही कराऊंगा आपको, आपको कुछ भी हंट करने की जरूरत नहीं है कि यार आप गूगल कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, इधर धक्के खा रहे हैं, उधर धक्के खा रहे हैं। आपने कुछ भी नहीं करना। तो बात समझ आ रही है? ये मैंने आपको दिखा दी बुकलेट्स। ठीक है, आगे चलें जी। अब आप आए, हमने बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है? हमने बोर्ड पे क्या लिखा भाई? हाउ टू स्टडी कैफिड। ठीक है जी, उसकी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। मैंने कहा बुकलेट से पढ़ेंगे आप, ठीक है। आपको घर जाकर मजीद कोई समरी बनाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बच्चा बना रहा है तो वो रिकमेंडेड नहीं है, आप बना सकते हैं। मे बी फ्यू पॉइंटर्स, 4 लाइन को आपने 1 लाइन में कर दिया, 1 लाइन में से आपने कोई कीवर्ड निकाल लिया। यू कैन डू दिस एज अ प्रोफेशनल स्टूडेंट, लेकिन आपको पूरे नोट्स की मजीद समरी बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास इतना टाइम ही नहीं होगा। ठीक है, एक बात ये हो गई। ये बुकलेट्स हैं भाई जो कि आईकैप के सिलेबस के मुताबिक है। कैफ 8 सिलेबस हैज बीन कवर्ड इन दीज बुकलेट्स। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, आईकैप के पास पेपर्स ये कवर करने आपने भाई, जो मैंने बता दिया कि आप लेटेस्ट अटेम्प्ट से कहां तक जाएंगे? मार्च 2011, बस उससे पीछे जाने की जरूरत नहीं है। कुछ हम करेंगे बहुत ही सिलेक्टेड टॉपिक्स के अंदर, ACC F8, और हम करेंगे ICAW के पास पेपर्स। कुछ समझ आ रहा है? yes, हर टॉपिक के स्टार्ट में बनती है समरी डायग्राम, हर टॉपिक के स्टार्ट में बनती है बोर्ड पे डायग्राम, जो आप कॉपी करेंगे ताकि आपको समझ आए कि टॉपिक चलेगा कैसे। ठीक है, वो समरी डायग्राम भी बुकलेट्स में दी हुई है। यानी आपने ये भी नहीं करना, ये भी काम हुआ है, समरी डायग्राम। लेक्चर कवरेज आपकी पूरी होनी चाहिए। लेक्चर आपने 100% कवर करने हैं भाई। ये है सिंपल फॉर्मूला, कोई मुश्किल फॉर्मूला नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं हो रही भाई। ठीक है जी, ये मैंने बताया। एंड टू स्टार्ट, पासिंग रेशो बता दिया, थ्योरी और सिनेरियो पे सवाल का ब्रेकअप भी समझा दिया, कैफ 8 का सिलेबस भी दिखा दिया, तुम्हारे सामने मार्च 23 अटेम्प्ट का पेपर के कुछ सवाल भी पढ़वा दिए। ठीक है ना? और अगर तुमने कीवर्ड्स पे गौर किया हो, डिफाइन एंड एक्सप्लेन, इवैल्यूएट, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन, डिस्कस द ऑडिट प्रोसीजर, एक्सप्लेन द इंपैक्ट ऑन द रिपोर्ट, ये है तुम्हारे वर्ब्स। ये है जो एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट है। कोई मुश्किल रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये कैफ 8 का पेपर है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है।
लेकिन एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है कि आप प्रॉपर तरीके से पढ़ के आएंगे, ठीक है। हजरत सेशन को एंड करने से पहले, क्योंकि क्लास हमने नया बैच स्टार्ट किया, हमने इसमें ही प्लान किया हुआ है तमाम टीचर्स ने कि क्लास 1.5 घंटे की होगी, तो बहरहाल मैं सिर्फ आज आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, उसका इंट्रोडक्शन टू ऑडिट, ताकि कम से कम आपको बेसिक का आइडिया हो जाए, एंड देन वी स्टार्ट। जी कहें ऑडिट। ऑडिट के लफ्जी मायने वेरीफाई करना, चेक करना, एग्जामिन करना, अकाउंटेबल होना। कैफ 8 की दुनिया के अंदर ऑडिट के लुग़वी मायने है वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या मतलब है? ऑडिट के लुग़वी मायने है वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है जी। अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं आपको, एक कंपनी है जिसको चलाने के लिए हमने अपॉइंट किया हुआ बीओडी को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब ये आ रहा फ्रॉम कैफ 7, ये आ रहा फ्रॉम कंपनी लॉ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एनुअल जनरल मीटिंग, ईओजीएम, अपॉइंटमेंट, रिमूवल, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन, ये सब लॉ के टर्म्स है। बहरहाल अभी हम लॉ की बात नहीं कर रहे। बीओडी में दो बड़े अहम लोग हैं, एक को हम कहते हैं सीईओ और एक को हम कहते हैं चेयरमैन। CEO is the captain of all functions and chairman is the captain of BOD, ठीक है जी। इस BOD के मातहत डिफरेंट फंक्शंस हैं। फाइनेंस है एक फंक्शन, मार्केटिंग है एक फंक्शन, सेल्स है एक फंक्शन, ह्यूमन रिसोर्स एक फंक्शन है, ठीक है जी, प्रोक्योरमेंट एक फंक्शन है, ठीक है जी। ये सारे फंक्शंस हैं। हर डिपार्टमेंट का एक कप्तान होगा जिसको बोलते हैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट। इसी तरह फाइनेंस का भी एक एचओडी होगा, इसी तरह मार्केटिंग का भी एचओडी होगा, इसी तरह सेल्स का भी एचओडी होगा, एचआर का भी होगा और प्रोक्योरमेंट का भी होगा एचओडी। इसी तरह एक रिपोर्टिंग होगी और बीओडी में एक बंदा होगा जो फाइनेंस का कप्तान होगा, जिसको हम कहते हैं डायरेक्टर फाइनेंस। बहुत सारी कंपनी में उसको सीएफओ भी कहा जाता है। बहरहाल मजीद बात करेंगे इसके ऊपर। मैं और आप शेयर होल्डर हैं। मैं और आप कौन है भाई? हाँ, मैं शेयर होल्डर। शेयर होल्डर के दुनिया में दो फायदे हैं, उसके दुनिया में दो मकसद है। या तो मुझे मिलेगा डिविडेंड, या मुझे साल के आखिर में मिलेगा कैपिटल गेन शेयर्स की प्राइस के ऊपर। आई रिपीट, या तो मुझे साल के आखिर में क्या मिलेगा, या मैं जब चाहूं शेयर की जो मार्केट वैल्यू है जब इंक्रीज होगी, ऊपर जाएगी, तो 100 रुपए का शेयर था, 150 रुपए का बेच दिया, 50 रुपए का कैपिटल गेन, और मैं शेयर लेकर बाहर चला जाऊंगा। कोई बेच रहा होगा, कोई परचेस कर रहा होगा, कोई परचेस कर रहा होगा, कोई खरीद रहा होगा, जो भी है। ये हमारे दो ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है। ओनर्स कौन है भाई? कंपनी का असल ओनर्स कौन है? शेयर होल्डर्स। लेकिन चला कौन रहा है? बीओडी, क्योंकि आपने इनको अपॉइंट किया हुआ है, इनको आपने अपॉइंट किया है। एनुअल जनरल मीटिंग में आपने इनको अपॉइंट किया है, सेक्शन नंबर 132 के अंदर, एजीएम के अंदर आपने इनको अपॉइंट किया, और कंपनी की रस्सी, कंपनी का स्टीयरिंग आपने इनके हवाले कर दिया। अब मैं और आप तस्बीह पे बैठ गए, मस्जिद में बैठ गए, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, यार जब साल खत्म होगा तो हमें 4 पैसों का फायदा होगा। 12 महीने कंपनी ने काम किया। कितने महीने काम किया? 12 महीने कंपनी ने काम किया, और 12 महीने बाद जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का वक्त आया, और जब कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने अकाउंट्स बनाए, यहां देखें जरा, जनवरी से लेके और दिसंबर तक जब कंपनी ने ट्रांजैक्शंस की, सेल परचेस की, अज्यूम कर लें दिसंबर 31, 2022, अज्यूम कर लें आप, जब कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए तो उन्होंने शेयर होल्डर्स को कहा इस साल कोई डिविडेंड नहीं है, क्योंकि हालात बड़े खराब थे। शेयर होल्डर ने कहा भाई आप झूठ बोल रहे हैं, खुद तो आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, तनख्वाहें आपकी 8-9 लाख रुपए, हमें आप पैसे नहीं दे रहे हैं, ये क्या बात है? और मार्केट में बजाय शेयर प्राइस बढ़ने के कम हो गई है। इसका मतलब है शेयर होल्डर्स को बीओडी की बात पर ट्रस्ट नहीं है। यहां बात समझिएगा, कंपनी के ओनर कोई और है, चलाने वाले कोई और है। रिपीट करो, चलाने वाले कोई और है, ओनर कोई और है। इसका मतलब है ओनरशिप और मैनेजमेंट एक हाथ में, अलग अलग हाथों में है। तो चूंकि ओनरशिप और मैनेजमेंट डिस्पर्स्ड है, अलग अलग है, लिहाजा ओनर्स ये चाहेंगे
कि कोई इंडिपेंडेंट कंपनी में आए और इंडिपेंडेंट तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामिन करे, उनको वेरीफाई करे, उनको वाउच करे, डिफरेंट नाम है इसके, उनका बोले तो ऑडिट करके हमें बताए कि क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बी और डी ने अप्रूव किए हैं, जो कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने बनाए हैं, क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बने हुए हैं। बोले तो क्या वह ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। इस ट्रू एंड फेयर व्यू देने के लिए हमने एनुअल जनरल मीटिंग में अपॉइंट किया इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल ऑडिटर्स को। ये आई कहानी शुरू, आया समझ। अब आप 2-3 जुमले रिपीट करें, कहें एक्सटर्नल ऑडिट, ये वो ऑडिट है, ये वो लोग हैं जिनका कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं है, ये वो लोग हैं, ये वो टीम है, ये वो तंजीम है जिनका कंपनी में कोई स्टेक नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है। को इंडिपेंडेंट, अनबायस्ड, न्यूट्रल, अनफेवर्ड, अनप्रेजुडाइज्ड। व्हाट इज बायस्ड? तरफदारी करना। व्हाट इज अनबायस्ड? व्हाट इज एग्जैक्टली। अगर आप इनसे पूछेंगे, किनसे, अगर आप इनसे पूछेंगे हाँ भाई कंपनी कैसी है, क्या जवाब देंगे? कंपनी बहुत अच्छी है। लेकिन जो ओपिनियन आएगा वो क्या होगा? दैट वुड बी बायस्ड और अनबायस्ड। और ये कौन लोग हैं? ये क्या चाहेंगे? ये चाहेंगे कि हमें इंडिपेंडेंट ओपिनियन दिया जाए किस चीज के ऊपर? फाइनेंशियल, कि क्या वो अकाउंट सही बने हुए हैं या। अब रिपीट करें, एक्सटर्नल ऑडिटर्स ये वो लोग हैं जो एक्सटर्नल हैं, जिनका कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं है। ये वो लोग हैं जो ऑडिट फर्म से आ रहे हैं। ऑडिट फर्म का है, इंडिपेंडेंट फर्म का है, अश्योरेंस फर्म का है, न्यूट्रल फर्म का है, वहां से आ रहे हैं। 12 महीने बाद आ रहे हैं। अकाउंट्स को सैंपल बेस के ऊपर वेरीफाई कर रहे हैं और ओनर्स को, इन ओनर्स को एक कागज के टुकड़े के जरिए जिसका नाम है इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट, रिपीट करो, इस रिपोर्ट के जरिए हम शेयर होल्डर्स को, सवाल है कि हम कौन दोबारा हम इस रिपोर्ट के जरिए शेयर होल्डर्स को एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन दे रहे हैं दैट द अकाउंट्स आर गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू। हम जो शेयर होल्डर्स को दे रहे हैं वो ओपिनियन है, जिस कागज पे लिख के दे रहे हैं वो रिपोर्ट है। हम कौन है? एक्सटर्नल ऑडिटर्स। जिसको रिपोर्ट दे रहे हैं वो कौन है? कंपनी का असल। और इस ओपिनियन के जरिए हम जो दे रहे हैं वो कहलाता है अश्योरेंस। क्या कहलाता है? सब्जेक्ट का नाम है ऑडिट एंड अश्योरेंस। क्या बात समझ आ रही है? अब सिर्फ एक सवाल छोड़ के मैं सेशन नंबर 1 को वाइंड अप करूंगा। कहें एश्योरेंस। अब हम एक सवाल बनाते हैं, क्या ऑडिटर्स शेयर होल्डर को गारंटी दे रहे हैं? सवाल रिपीट, क्या हम ऑडिटर्स शेयर होल्डर्स को कोई गारंटी दे रहे हैं? क्या हम उनको 100% अश्योरेंस दे रहे हैं? क्या हम ऑडिटर्स शेयर होल्डर्स को किसी किस्म की कोई गारंटी दे रहे हैं? क्या हम उनको 100% लेवल ऑफ अश्योरेंस दे रहे हैं? इन बातों का जवाब सेशन नंबर 2 में मिलेगा। इस सेशन नंबर 1 के एंड में यह समझ आया कि हम ऑडिटर्स जिनको एजीएम में अपॉइंट किया जाता है बाय शेयर होल्डर्स, हम कंपनी में जाते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करते हैं सैंपल बेस के ऊपर, और हम ओनर्स को एक कागज के टुकड़े के जरिए रिपोर्ट में बताते हैं कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बने हुए को सही बने हुए हैं या नहीं है। सही बने हुए को ऑडिट की भाषा में हम कहते हैं ट्रू एंड फेयर व्यू, कि क्या वो अकाउंट्स जो तुमने बनाए, जो एसेट दिखा रहे हो, करंट एसेट दिखा रहे हो, लायबिलिटी दिखा रहे हो, क्या वो सब का सब
क्या वो ट्रांजैक्शंस ठीक रिकॉर्ड हुई, सही से ट्रीटमेंट किया हुआ है, सही डिस्क्लोजर दिया हुआ है, बोले तो अकाउंट्स आर गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। कुछ समझ आया जरा? हजरात सेशन नंबर 1 का इख्तिताम करते हैं। कोई सवाल अगर यहाँ तक है जी कंटेंट के हवाले से तो मुझे प्लीज बता दें। ठीक है जी, हर बात का जवाब देंगे। अच्छा, बिफोर वी एंड द सेशन हमारी स्टूडेंट मौजूद हैं रूफिया। रूफिया अगर आप स्टेज पर आ जाएं प्लीज। मैं चाहूँगा आप जरा क्लैपिंग करें, अभी इन्होंने लास्ट टाइम में पेपर दिया है माशाल्लाह। अच्छा, आप अगर ये माइक लगा लें प्लीज। मैं इनसे कुछ सवाल, हाँ वो माइक ले लें प्लीज, वो माइक ले लें आप, अगर वो माइक दे दें इनको प्लीज। आप स्टेज पर आ जाए मेरे साथ। थैंक यू सो मच कि आपने कीमती टाइम निकाला और आप बारिश में आई हमारे पास मेरी रिक्वेस्ट पर। ये रूफिया हैं जी एंड शी अटेम्प्टेड फॉर द ऑडिट एग्जाम इन द लेटेस्ट अटेम्प्ट ऑफ September 23. हाउ वाज द पेपर? माइक करीब कर लें। हाउ वाज द पेपर? It was easy. इट्स अ टेस्ट ऑफ PP बैच 5। ठीक है, ऑडियंस कैमरे को देखना आपने। ये बताएं पेपर कैसा था? आसान था, एवरेज था, मुश्किल था या बहुत मुश्किल था? Paper was easy, doable था, plus lengthy था, but handleable था. ठीक है, ऑडिट का पूरा बैच ऑनलाइन चला। ठीक है, मुझे जो लास्ट बैच था उसमें टाइफाइड था, तो वो हम बैच फिजिकल में मैं आपसे मुलाकात ही नहीं कर पाया। समझे कि मैं अस्पताल में था और बैच बन गया था और वो LMS के लेक्चर लग गए थे एंड पीपल स्टार्टेड। पूरा बैच आपने ऑनलाइन पढ़ा। हाउ वाज द एक्सपीरियंस? लेक्चर कैसे थे? कितना समझ आ रहा था? थोड़ा ब्रीफ करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि जी कैसे पढ़ेंगे। हालांकि पढ़ना सब में ऑनलाइन होता है, लेकिन शुरू में एक होता है हिंड्रेंस, या शुरू में कहते हैं फेयर ऑफ अननोन कि कैसे होगा। तो अगर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें थोड़ा सा। It was my first time that I took online classes. I have always been a fan of physical classes, but unfortunately I was unlucky in this sense कि इनको टाइफाइड हो गया था, so I was not able to attend physical classes जो हो ही नहीं रही थी. But you people are very lucky in this sense, अगर मैं कहूँ। Plus experience was nice, ठीक है, ऐसा लग नहीं रहा था कि मैं एक ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ घर में बैठ के सर सादिक की। लेक्चर्स काफी अच्छे तरीके से रिकॉर्ड हुए थे। मैं ये तरीके इसलिए नहीं कर रही बिकॉज ही इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, बट जेन्युइनली इनके लेक्चर्स लग नहीं रहा होता कि आप जो है वो घर पे बैठ के ले रहे हो। मैंने सिर्फ पहला लेक्चर लिया था एंड इतना बिल्डअप हो गया था कि आई जस्ट वांटेड टू स्विच टू द सेकंड लेक्चर। मतलब दे वर सो इंटरेस्टिंग। You people think that audit is difficult, जबकि it's not. ठीक है, it's very easy अगर आप उसको दिल से पढ़ो तो। I believe आप पेपर सिर्फ तब पास कर सकते हो अगर आप किसी सब्जेक्ट को दिल से पढ़ो, otherwise you'll not be able to tell it. I have shared my experience. अच्छा, ये बताएं कि ऑडिट का सिलेबस आपको ओवरऑल कैसा लगा? सिलेबस आसान था? कैसा लगा? मतलब पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगा, ये शुरू में बोरियत लगी? कहाँ आके इंटरेस्ट डेवलप हो गया एकदम से? कुछ एरियाज ऑडिट के लगेंगे कि वो बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, ठीक है, कुछ एरियाज ही ज़्यादा नहीं है, बट जो ऑडिट रिपोर्ट है स्पेसिफिक एक टॉपिक दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, और एथिक्स का एक टॉपिक है, वहाँ पे बहुत मजा आएगा आप लोगों को। सिलेबस काफी लेंथी है बट हो जाता है। अच्छा, लेंथी हमने किया नहीं है, हमने नहीं किया लेंथी है। ICAP का सिलेबस लेंथी है, तो उससे मुझे घूर के मत देखें आप, कैमरे में मैं देख रहा हूँ, घूर के मुझे मत देखें। ICAP का सिलेबस ही लेंथी है भाई, तो उसमें टॉपिक्स की कवरेज है। और जो पेपर जिस तरह का है, यकीन करें अगर आपने पूरा सिलेबस कवर नहीं किया, आपने डंडी मार दी, टीचर ने डंडी मार दी, काम हो जाएगा आपका। तो और कौन सा मोस्ट इंटरेस्टिंग एरिया लगा आपको कि भाई ये इस टॉपिक में तो मजा ही आ गया? वो कौन सा टॉपिक था? ऑडिट रिस्क भी एक अच्छा टॉपिक। ऑडिट रिस्क, हाँ, ऑडिट रिस्क के 2 पार्ट हैं, एक थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल है। TOC में इंटरेस्टिंग, बेसिकली सारा सिलेबस ही आपने इंटरेस्टिंग बना दिया है। विच टॉपिक यू फाउंड द मोस्ट डिफिकल्ट एंड यू वांट देम टू फोकस फ्रॉम डे 1 जब वो टॉपिक स्टार्ट हो? I believe internal controls was my weak area, तो उस पे I guess आप लोग थ्योरेटिकल एरिया है वो एक। theoretical area है इसलिए। जब आपने सिलेबस पूरा कवर कर लिया, मुझे बताएं क्या मैंने पास पेपर एंड में कराए हैं या टॉपिक वाइज दरमियान में कराए हैं? हर टॉपिक के पास पेपर्स और साजिद ने उनके साथ साथ ही कराए, एंड में नहीं करवाते। काफी सारे ACC के भी करवाते हैं। ऐसा टाइम भी आया था कि उन्होंने बहुत सारे सवाल करवा दिए थे और मैंने 1-2 ड्रॉप भी कर दिए थे क्योंकि काफी ज्यादा हो गए थे। एंड ही इज राइट कि वो करवा के ये नहीं थकेंगे बट हम लोग थक जाएंगे। तो और उसके बाद भी उसके बावजूद भी मेरे पास 200-250 सवाल और हैं। आप मुझे एक बार कह के देखें, सर प्रैक्टिस में मजा नहीं है, ये लो मजे, सर थोड़ा और हो जाए, ये लो। ऐसा नहीं होगा। इतना हमारे पास एग्जाम बैंक अल्हम्दुलिल्लाह है, इतने सालों का एक्सपीरियंस है, तो एग्जाम बैंक मौजूद है।
टॉपिक को पढ़ा, पास्ट पेपर किए, अगले टॉपिक पे आ गए, पिछला टॉपिक भूल गए। ऐसा होता है थ्योरी में, ये बड़ा रिस्क है जी। मैं आगे बढ़ गई लेकिन मैं पिछला भूल गई। ये आपके साथ भी हुआ होगा। कैसे हैंडल किया इसको आपने जी? इसको कैसे हैंडल किया? My attempt was quite tough for me to give due to some personal reasons. So एक टिप मैं यही दूंगी सबको जो कि मैंने फॉलो नहीं की थी जबकि मुझे करनी थी बट आई couldn't, कि डे 1 से पढ़ना है। जो भी आपने डे 1 अब आज जो भी पढ़ा है उसको जाके आपने रिवाइज करना है। ऐसा नहीं है कि ये पढ़ लिया तो आपको याद ही रहेगा, ऐसा नहीं होता। आप एंड तक पहुंचोगे, आप भूल जाओगे हमने पहले क्या पढ़ा था। तो मैं यही टिप दूंगी सबको कि पहले दिन से पढ़े और जो पढ़ो उसको साथ साथ रिवाइज करो। अगर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं तो पिछला टॉपिक जरूरी है कि उस पर आपकी ग्रिप होनी चाहिए, क्योंकि सिलेबस इतना लेंथ है, अगर आप पिछला भूल जाओगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ड्राफ्टिंग, हर टॉपिक की ड्राफ्टिंग एक जैसी है या हर टॉपिक की ड्राफ्टिंग की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है? हर टॉपिक की ड्राफ्टिंग अलग है। फॉर एग्जांपल ऑडिट रिपोर्ट की अलग है, एथिक्स की अलग है, अब बाकी ऑडिट रिस्क है उसकी भी अलग है, इसके अलावा टीओसी की अलग है और जितने भी एरियाज बचे हैं उनकी अलग अलग ही है। ये बताएं, एंड में व्हाट्सएप ग्रुप पे कौन एक्टिव चल रहा था? क्या बच्चे एक्टिव थे या टीचर गायब था, या टीचर एक्टिव था बच्चे गायब थे? क्या था बताएं? आई थिंक ही इज द फर्स्ट टीचर जो कि बिल्कुल एंड तक बच्चों के साथ तक के बच्चे ग्रुप पर रिस्पांस नहीं कर रहे थे। दैट्स वेरी एक टीचर के लिए बहुत ज्यादा तकलीफ होता है ये चीज कि वो बहुत तकलीफ देता भाई। मैं ही बात कर रहा हूँ। कितनी ऑडियोज भेजी मैंने एंड में? काफी सारी ऑडियोज थी, काफी सारी मैंने सुनी भी थी, कुछ मिस हो गई होंगी क्योंकि इतना उस पर प्रेशर आ जाता है आपके ऊपर एंड टाइम पे ऑब्वियसली, तो इतनी आप नहीं कर पाते। बट मेरा ये मानना है कि आप कि इन्होंने जो एंड तक सपोर्ट किया बच्चों को एंड आई बिलीव दैट्स अ वेरी गुड पार्ट ऑफ हिम। कोई सवाल अगर आप करना चाहें बिफोर यू वाइंड अप? एक टीचर ने तो अपनी बात कर दी, बता दिया। अगर आप थोड़ा सा कोई सवाल पूछना चाहें, आपने कितने पेपर दिए थे इस बार? दो। कौन सा? ठीक है, आप दोनों को बैलेंस कैसे कर रही थी? कितना ऑडिट पढ़ती थी, कितना तक? एक आइडिया हमें मिले कि आप ऑडिट पे ज्यादा फोकस था, एमएफए पे था, वो 4 घंटे पढ़ रही थी, ये 6 घंटे, क्या था जी? नहीं, मेरे ख्याल से दोनों सब्जेक्ट मैंने वेल मैनेज थे। एक दिन में मैं कभी भी पूरा एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ती थी। मेरी रूटीन हुआ करती थी कि मैं सुबह अगर इससे पहले मैंने 3 पेपर लिए थे हर 2 अटेम्प्ट में, तो मेरी कैलकुलेशन होती थी कि 12 से 6 अगर मैं एक सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ तो 6 से 12 मेरा दूसरा होगा एंड देन 12 से ऑनवर्ड मेरा तीसरा होगा। इस बार मैंने 2 दिए थे, तो इस बार ये था कि 12 से 7 मैंने थोड़ा एक्सटेंड कर दिया था क्योंकि सिर्फ 2 पेपर थे, तो 12 से 7 मेरा एमएफए होता था एंड देन 7 ऑनवर्ड स्टिल रात के 1-2 जितना भी हो सकता था आई यूज्ड टू स्टडी ऑडिट। तो इस तरीके से मैंने मैनेज किया था। कोई सवाल आप करना चाहेंगे जी बिफोर यू वाइंड अप द सेशन? ठीक है रुफिया, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती टाइम निकाला और आपने हमें बहुत सारी अहम बात। जी प्लीज श्योर, व्हाई नॉट। कुछ एकदम से एंड में ख्याल आया जी। एक तो ये भी कि काफी बच्चे ये समझते हैं कि हमें जो है वो स्टडी टेक्स्ट प्रेफर करना चाहिए। नो डाउट स्टडी टेक्स्ट जो है वो एक आपकी टॉप प्रेफरेंस होती ही है, बट मैं आपको बताती हूँ मैंने सारे सब्जेक्ट्स में स्टडी टेक्स्ट को ही प्रेफरेंस दी थी। ठीक है, सब नोट्स भी लेती थी बट इतने नहीं, प्रेफरेंस मेरी स्टडी टेक्स्ट हुआ करती थी, चाहे वो एमएफए हो, सीएमए हो, हर सवाल को प्रैक्टिस करती थी। और शायद यही वजह है कि मेरे अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट अटेम्प्ट में सारे पेपर तक निकले भी हैं एंड आई होप सो कि आगे के जो 2 महीने अभी दिए हैं वो भी निकल जाएं इंशाल्लाह। बस यही है कि स्टडी टेक्स्ट प्रेफरेंस होती है, बट कैप रेट में मैंने फॉलो नहीं की थी स्टडी टेक्स्ट। मैंने सिर्फ सर के नोट्स को बोल के दिया था दैट्स इट। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया, आपने बात मानी मेरी। टेक्स्ट बुक बहुत लंबी है, उसमें चीजें बहुत अनऑर्गेनाइज्ड हैं एंड इट्स टू मच ऑफ इन्फॉर्मेशन, आपसे हैंडल ही नहीं होगा। उसकी सीक्वेंस ही आपको समझ नहीं आएगी कि कौन सी बात कब पढ़नी है। उसी किताब को आसान करके अपने जबान में, अपने नोट्स में कंपाइल करके उसको सीक्वेंस में आसान बना के बुकलेट में कन्वर्ट कर दिया। एग्जाम से 1 महीना पहले मैंने ये सोचा था कि मैं सीरीज ओपन कर लूंगी, बट नहीं हो सका क्योंकि आपसे ट्राई आउट नहीं खिलाओ कि आपसे नहीं सकूं उसको। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो, बहुत शुक्रिया हजरात। ये था हमारा सेशन नंबर 1, बहुत शुक्रिया। हमने आज बहुत ही बेसिक से स्टार्ट किया क्योंकि कुछ बच्चे बारिश के चक्कर में आज से ज्वाइन नहीं कर सके इंशाल्लाह। तो हम इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे आपसे कल। हमारी नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह मेरे ख्याल में कल है, सेम टाइम कंफर्म ग्रुप में आ जाएगा इंशाल्लाह। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कैफ 8 के सेशन नंबर 2 में। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़ जी।